वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ब्लॉग वेबसाइट लारावेल प्रोजेक्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, एक HTML टेम्पलेट। हमारे पास दो HTML टेम्पलेट थे, एक एडमिन पैनल का और दूसरा ब्लॉग वेबसाइट का। दोनों को ही हमने एक लारावेल प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट किया था, सेटअप किया था। कह सकते हैं कि HTML टू लारावेल कन्वर्जन कर लिया था, दो अलग अलग थीम्स का, एडमिन पैनल और वेबसाइट का। इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, दोनों को ही फंक्शनल करने वाले हैं। और वो भी मेरी कोशिश रही है कि मैं घंटे सवा घंटे के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करूं। आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इतना जल्दी हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो शायद आपको ज़्यादा टाइम लगे, आप अपनी स्पीड पर धीरे धीरे देखो, चीज़ों को समझो और इंटीग्रेट करो। ओके, अब एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरीके का कोड नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। जहाँ पर मुझे ज़रूरी लगा कि हाँ यहाँ पे कोड लिखना चाहिए, वहाँ पर मैंने कोड लिखा है, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंट, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाकी जगह मैंने कोड इस वजह से नहीं लिखा, बिकॉज देखो यार, सीधी सी बात है, अगर मैं कोड लिख दूंगा तो आप लोगों के पास बना बनाया कोड आ जाएगा, आप कुछ सीख नहीं पाओगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये कोशिश है कि आप चीज़ें सीखें। और आप कब सीखोगे? आप तब सीखोगे जब आप खुद से कोड करोगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है, ये पूरा का पूरा रोड मैप वीडियो है, किसी भी प्रोजेक्ट को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है और किस तरह से उसको एंड किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक स्टेप लिखा है कि हाँ इस प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं बनानी, स्टार्टिंग फ्रॉम डेटाबेस टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। बाकी आप चीज़ें जब वीडियो को आगे एक्सप्लोर करोगे तब आपको क्लियर होती जाएगी। टाइम स्टैम्प जो वो हर एक मॉड्यूल के मैंने नीचे डाल दिए हैं। अगर आपको मॉड्यूल वाइज स्किप करना है, जो चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं, ईजी हैं, वो आप आसानी से कर सकते हो, तो आप करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि जिस मॉड्यूल को आप समझ रहे हो उसको समझो और उसको एट द सेम टाइम इंटीग्रेट भी कर लो, अप्लाई भी कर दो कोड में। ऐसा मत करना कि मैं पहले पूरी 1 घंटे की वीडियो देखूंगा उसके बाद उसको अप्लाई करने बैठूंगा। नो, ये गलत अप्रोच रहेगी। सही अप्रोच ये रहेगी कि आपने एक पार्ट देखा, फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट का पार्ट देखा, उसी 10 मिनट के बाद में आपने जो चीज़ें समझी उसको इंटीग्रेट करो, उसका कोड लिखो, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेहतर डेवलपर बनाऊँ, ना कि एक बेहतर कॉपी पेस्ट वाला डेवलपर, राइट। तो मैंने कोशिश की है कि मैं रोड मैप रेडी कर दूँ, आप उस रोड मैप को फॉलो करो और खुद से चीज़ें सीखो, ठीक है। चलो फिर, बातें हमने कर ली बहुत, अब एक्चुअल काम स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो माय डियर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको लारावेल के बेसिक्स पता है। अगर नहीं पता तो आई हाईली रिकमेंड कि इसी चैनल पे मैंने लारावेल ट्यूटोरियल की एक वीडियो बना रखी है, पहले उसको सीखो, मतलब लारावेल को सीखो और उसके बाद प्रोजेक्ट पर हाथ आजमाओ, ठीक है। अदरवाइज इस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ओके, चलो, तो आई बिलीव अभी तक की जितनी भी कहानी मैंने बयान की है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस प्रोजेक्ट का मेन पार्ट। अब इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में रखने वाला हूँ, ठीक है। एक तो होगा डेटाबेस स्कीमा, कि हाँ इस प्रोजेक्ट में हमारा जो डेटाबेस स्कीमा होगा वो किस तरीके का बनेगा। डेटाबेस स्कीमा मतलब डेटाबेस की जो टेबल्स होंगे वो कौन कौन सी होंगी, उनमें क्या क्या फील्ड्स होंगे। तो डोंट वरी, वो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। कोड आपको करना है, एज आई ऑलरेडी सेड, ओके। एडमिन पैनल पे हमने 2 से 3 पेज बना दिए थे। अब उन पेजेस को फंक्शनल किस तरह से करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, फंक्शन बाय फंक्शन, कि आपको क्या फंक्शन बनाना है, किस तरह का कंट्रोलर बनाना है, ओके। और उसके बाद वेबसाइट वाला पार्ट भी देखेंगे, सिमिलर टू एडमिन पैनल। वेबसाइट वाला जो पार्ट है वो बहुत सिंपल हो जाएगा जब अगर आप एडमिन पैनल की फंक्शनैलिटी को आसानी से समझ लेते हो तो, ठीक है। आई नो, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बोला था कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, मतलब पहले पार्ट में हमने कन्वर्ट किया HTML टेम्पलेट्स को, दूसरे पार्ट में हम एडमिन पैनल देखेंगे, तीसरे पार्ट में हम वेबसाइट देखेंगे। देन आई थॉट यार कोड करूंगा तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा। अगर मैं कोड कर दूंगा, मैं नीचे गिटअप का लिंक भी डाल दूंगा, तो 99% स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोड डाउनलोड कर लेंगे या फिर गिटअप से वो कोड देख लेंगे और खुद कोड राइट कर देंगे। तो आप खुद से सोच के देखो, ईमानदार बनो खुद के साथ, आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं। आपने बस मैं जो कोड कर रहा हूँ वो देख लिया या फिर गिटअप से देख लिया और सेम कोड राइट कर दिया। जब तक कोड खुद के हाथ से नहीं लिखोगे माय डियर, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। समझ गए ना मेरी बात? तो मेरा मेन मकसद यही है कि आपसे कोड करवाऊं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। मुझे तो आती है ना, ब्लॉग वेबसाइट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। बट जो लोग नए हैं लारावेल के साथ, वेब डेवलपमेंट के साथ, उनके लिए शायद बहुत बड़ी बात है ये। तो मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट रियल में किस तरह से डेवलप किए जाते हैं वो सिखाना, ठीक है। अब बातें हमने कर ली बहुत, अब काम स्टार्ट करते हैं। चलो, अब डेटाबेस देखो, समझने की कोशिश करना। मैं HTML जो टेम्पलेट है ना उसको रेफरेंस के तौर पे लेकर चल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे 404 की एरर आ सकती है। अब देखो, हम सबसे पहले क्या बनाने जा रहे हैं, हम ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है।
तो ब्लॉग वेबसाइट में होता क्या, ब्लॉग ही होते हैं जैसा हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ब्लॉग का जो डिटेल पेज है ना उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इस पेज को ध्यान से समझना कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है एक ब्लॉग में। देखो सबसे पहले तो एक वीडियो फाइल देखने को मिल रही है, ठीक है भाई। फिर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉग का टाइटल मिल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक डेट देखने को मिल रही है और एक मैसेज आ रहा है पोस्टेड बाय एडमिन नेट वॉटएवर, ठीक है। तो कितनी इन्फॉर्मेशन आ गई, 3 आ गई, वीडियो, टाइटल 4 आ गई, सॉरी, डेट और पोस्टेड बाय, 4 इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमें एक डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, क्रिएटिव, डिजाइन, बिजनेस, 3 कैटेगरीज हैं। आई नो हम चाहे तो मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर भी रख सकते हैं और सिंगल कैटेगरीज के अंदर भी रख सकते हैं किसी भी ब्लॉग को, वो भी हम देखेंगे। ओके, कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कमेंट किस यूजर ने पोस्ट किया, उसकी पिक्चर, उसका नाम और जो कमेंट उसने डाला वो दिख रहा है। रिप्लाई का ऑप्शन है, आई नो कि अब ये फंक्शनल नहीं है बट हम रिप्लाई वगैरह नहीं देंगे, हम इसको बेसिक सा रखेंगे। ओके, और किस तारीख को वो कमेंट पोस्ट हुआ वो देखने को मिल रहा है। ओके, और राइट साइड में क्या देखने को मिल रहा है, देखो कैटेगरीज देखने को मिल रही है। मतलब जनरली होता क्या है, आप एक न्यूज़ वेबसाइट को देख के चलिए, न्यूज़ वेबसाइट में क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी न्यूज़ वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। न्यूज़ वेबसाइट, मैंने कीवर्ड गलत डाला, न्यूज़ वेबसाइट। ओके, फॉर एग्जांपल इंडियन एक्सप्रेस की ही हम वेबसाइट देख लेते हैं, लोड हो रहा है तब तक। एक तो यार बाहर जो शोर आ रहा है उसको इग्नोर करना, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, डोंट अलाउ। अब ये देखो ये क्या है, ये सिटीज़, ज़्यादा जूम हो गया, सिटीज़, इंडिया, एक्सप्लेन्ड, ओपिनियन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, ये कैटेगरीज होती हैं कि भाई आप जो न्यूज़ देख रहे हो, जो आर्टिकल पढ़ रहे हो वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। कोई भी आर्टिकल हो तो वो 2 से 3 कैटेगरी के अंदर भी जा सकता है कई बार। ओके, तो ये एक रेफरेंस देने के लिए मैंने ओपन किया था, इसको ओपन ही रख लेते हैं, जब भी हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी हम इसकी तरफ आ जाएंगे। ओके, ठीक है, तो कैटेगरीज भी हमारे सामने है। रिलेटेड पोस्ट तो वही हो गया कि जिस कैटेगरी को आप, जिस कैटेगरी का ये पोस्ट ओपन हो रखा है उसी कैटेगरी के कुछ और पोस्ट हम यहाँ पे साइड बार में दिखा देंगे, ठीक है। कमेंट यूजर पोस्ट पुट कर सकता है, वो जो कमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन का हम डेटाबेस किस तरीके से बनाएं, ठीक है, वो चीज़ समझना। सबसे पहले हमने फोकस किया था ब्लॉग पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा मैं, टेबल ब्लॉग। ओके, ब्लॉग्स बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, 11। ओके, टेबल नेम क्या होगा, ब्लॉग्स। ओके, अब इसमें फील्ड्स क्या क्या होंगे वो भी देख लेते हैं। फील्ड्स मैं बनाऊंगा यहाँ पे, गौर से देखना। मैंने सबसे पहले टेबल क्यों बनाई, ब्लॉग्स, और एक चीज़ और, एस क्यों लगाया, बिकॉज अगर आप लारावेल पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि टेबल का नेम जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली टेबल क्या बनेगी, ब्लॉग्स। उसके अंदर क्या क्या कॉलम बनेंगे, सबसे पहला कॉलम तो होगा आईडी, जो कि प्राइमरी कॉलम होगा, यू नो दैट, प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा, टाइटल, ब्लॉग टाइटल, इसको चाहो तो ब्लॉग टाइटल भी रख सकते हो। ओके, इसकी लेंथ क्या हो, इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वारकेर, और इसकी लेंथ रख देना 255। अब देखो यहाँ पे ये कैपिटल हो गया, तो ये गलती मत करना कि तुम डेटाबेस में भी कैपिटल लेटर बना दो। कैपिटल में हमें सॉरी, डेटाबेस में हमेशा फील्ड नेम जो वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ये MS वर्ड है, गूगल डॉक्स है, तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग ले रहा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, दैट इज़ वाई मैं ये मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। ओके, ब्लॉग टाइटल। अब तीसरे नंबर पे क्या है, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, टेक्स्ट, टेक्स्ट की कोई लेंथ नहीं होती, ठीक है। अब क्या आएगा, इसके अंदर आएगा एक कॉलम बनेगा कैटेगरी ID, ठीक है, जो कि क्या होगा, इंट डेटा टाइप का होगा, इंट फॉर इंटीजर, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस करो, यहां पर क्या था, कैटेगरी जो है वो मल्टीपल है, ठीक है। क्रिएटिव, डिजाइन और बिजनेस, मतलब ये कि ये जो आर्टिकल है, ये जो ब्लॉग है वो मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर भी लाइव कर सकता है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में देखो किसी भी काम को करने के n नंबर ऑफ वेज होते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैटेगरी ID कॉलम नहीं बनाऊंगा। अगर आपका डेटाबेस स्कीमा कुछ इस तरीके का है कि भाई आपका जो ब्लॉग है वो एक ही कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो आप इसके साथ जा सकते हो, कैटेगरी ID के साथ। ओके, हमारे केस में एक ही कैटेगरी के साथ वो नहीं जाएगा, मल्टीपल कैटेगरीज के साथ जा सकता है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, कैटेगरी ID कॉलम नहीं बनाऊंगा। क्लियर है? चलो अब कैसे हैंडल करना है उसको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ब्लॉग टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। एक कॉलम बनेगा क्रिएटेड एट, दूसरा कॉलम बनेगा अपडेटेड एट, जो कि डिफॉल्ट होते हैं लारावेल में, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, टाइम स्टैम्प, जो कि आपको करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक मैनेज कर लेता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प, ओके। उसके अलावा क्या कुछ मिस हो रहा है, अभी देख लेते हैं। हाँ, मीडिया में क्या जाएगा, चलो 2 चीज़ें जाएगी, देखो इसको दोबारा देखना।
ये तो वीडियो है, ऑप्शनल पार्ट है, मतलब किसी ब्लॉग में हो सकता है, किसी में नहीं भी हो सकता, पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है थंबनेल इमेज। ये इमेज देखने को मिल रही है, ये पार्ट, तो ये आएगा ही आएगा। तो इसके लिए हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, थंबनेल। सिर्फ थंबनेल बना दो, ठीक है। डेटा टाइप रख दो इसका वार के, लेंथ रख देना 255 मैक्सिमम लेके चलते हैं। वीडियो यूआरएल लेके चलो, ठीक है। वीडियो यूआरएल का जो लेंथ है वो आप टेक्स्ट रख देना, बिकॉज जो यूआरएल है वो मे भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। या फिर एक काम करते हैं, वीडियो यूआरएल हम हटा देते हैं। हम एक काम करेंगे, जब आप ये प्रोजेक्ट को फंक्शनल करोगे तो ये जो वीडियो वाला पार्ट है ना, इसको डिलीट ही कर देना। मतलब हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का वीडियो अपलोड करवाना, बिकॉज वीडियो अपलोड करवाना अपने आप में बहुत लेंथी प्रोसेस है। वैसे तो काइंड ऑफ एक फाइल ही अपलोड करवानी है, जस्ट सिमिलर टू इमेज, बट अभी के लिए स्किप कर दो, ठीक है। जो डिजाइन होगा उससे ये वाला सेक्शन डिलीट कर देना। अब कैसे डिलीट करना है, यू ऑलरेडी नो इट, आई एम अज्यूमिंग, ओके। थंबनेल में किस तरह से उसको फंक्शनल करना है वो अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। थंबनेल आ गया, ठीक है। क्रिएट, अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, क्रिएटेड और अपडेटेड कोशिश करना सबसे लास्ट में ही बनाओ, ठीक है। और कुछ मिस हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट मिस हो रहा है ना, कि किसके थ्रू पोस्ट हुआ। ये तो क्रिएटेड डेट आ जाएगा, पोस्टेड बाय, तो पोस्टेड बाय के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे यूजर आईडी, ठीक है। डेटा टाइप क्या हो जाएगा इसका, इंटीजर, ओके। एंड ऑफ द डे आफ्टर लॉगिन ही पोस्ट होगा ना, तो उसका नाम हम दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं दिखाना चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट यूजर आईडी देखो स्टोर कर लो। यूजर आईडी क्यों स्टोर करना हमें जरूरी है, ताकि हम एक लॉग मेंटेन कर पाएं कि भाई कौन सा ब्लॉग कौन से यूजर ने डाला है। अभी इस केस में हमारे सिस्टम में एक ही एडमिन लॉगिन करेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, हमें पता है कि कौन कर रहा है। बट जब कभी भी बड़े बड़े सिस्टम बनते हैं ना, तो वहाँ पे एक सिस्टम के अंदर एक यूजर नहीं होता, 50 यूजर होते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि किसी भी डेटाबेस टेबल में जो भी रिकॉर्ड स्टोर हो रहा है उसके बिहाफ में एक यूजर आईडी भी स्टोर करवा दो, मतलब जो यूजर लॉग इन है उसकी आईडी स्टोर करवा दो, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाएं फ्यूचर में जब भी जरूरत पड़े कि कौन सा रिकॉर्ड किस यूजर ने क्रिएट किया, ओके। अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। बाकी यहाँ पर पोस्टेड बाय में उसका नाम दिखाना है कि नहीं दिखाना वो मैंडेटरी नहीं है, ओके। डिजाइन है हमारी मर्जी, हम जो रखना चाहें वो पार्ट रखेंगे, जो नहीं रखना वो नहीं रखेंगे, एज सिंपल एज दैट, ओके। कमेंट्स, अब मेरे ख्याल से ब्लॉग की टेबल हमारी इतनी ही है। हाँ, एक कॉलम और बनाना है, एक कॉलम बनाएंगे हम स्टेटस, उस इसका डेटा टाइप हम रखेंगे इनम, ठीक है। इनम में वैल्यूज क्या जाएगी, एक तो जाएगी 1 फॉर होगा एक्टिव एंड 2 फॉर इनएक्टिव, ठीक है। अब मैंने 1 फॉर एक्टिव रखा, 2 फॉर इनएक्टिव रखा, चाहो तो डायरेक्ट एक्टिव इनएक्टिव रख लो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता। एक्टिव इनएक्टिव, इसका मतलब ये कि एक्टिव वाला जो डेटा होगा ना वही वेबसाइट पे लोड होगा और इनएक्टिव वाला डेटा वेबसाइट पे लोड नहीं होगा। क्वेरीज हमें क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली टेबल होगी हमारी कौन सी, ब्लॉग्स टेबल, इसको मैं जूम कर देता हूँ अगेन। अब दूसरी टेबल बनाते हैं हम। दूसरी टेबल हमारी बनेगी, इसके ऊपर बना रहा हूँ वो क्योंकि मुझे पहले बताना चाहिए था, कैटेगरीज। ब्लॉग बनाने से पहले कैटेगरीज बनेगी, मेक श्योर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या फील्ड होंगे वो देख लेते हैं। नंबरिंग वाला लेके चलते हैं, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, जाएंगे ये पीछे, आई डोंट शो, फिर से नंबरिंग देते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी में भी आईडी बनेगा, सबसे पहले प्राइमरी की होगा, दूसरा बनेगा कैटेगरी नेम, ठीक है। प्राइमरी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्राइमरी की इंटीजर होगा, मेक श्योर यू नो इट, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। दूसरा होगा कैटेगरी नेम जो कि होगा वारकेर, इसकी लेंथ 255 रख देना, ठीक है। तीसरा बनेगा कैटेगरी स्लग, ठीक है, या फिर इसको दे दो यूआरएल स्लग। अब ये क्या होता है ये भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, नेम मिस हो गया, यूआरएल अंडरस्कोर स्लग। इसका सैंपल दे देता हूँ। ये डेटा टाइप तो होगा इसका वारकेर ही होगा, लेंथ 255 रखो या टेक्स्ट 255 ही लेके चलना, ठीक है, 255। अब इसका एक सैंपल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई 2 वर्ड की कैटेगरी देखते हैं हम, कोई है क्या 2 वर्ड की, इसमें तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो जनरली होगा क्या, जो कैटेगरी का नेम होगा ना वही यूआरएल स्लग में आएगा, सिमिलर टू कैटेगरी नेम विद हाइफन, हाइफन की स्पेलिंग सही है, आई एम नॉट श्योर, विद हाइफन स्लैश डैश, हाइफन की स्पेलिंग पहले वाली सही थी, ये वाला हाइफन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABC XYZ। इस केस में क्या करना है, जो भी कैटेगरी का नाम स्टोर करोगे ना उसको तुम डायनेमिकली प्रोग्रामेटिकली क्रिएट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने कैटेगरी का नाम डाला, क्या डाला, फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट डाला, ठीक है। तो कंट्रोलर साइड में एंटरटेनमेंट को तुम एक वेरिएबल में पिक करोगे
उसका लेटर चेंज करोगे, लेटर मतलब उसका केस चेंज करोगे, हो सकता है यूजर कैपिटल में टाइप करे, हो सकता है यूजर कैपिटल केस में टाइप करे, सिमिलर लाइक दिस। तो उसको हमें क्या करना है, स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में उसमें से एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल जो भी वो रिमूव करने, और अगर 2 या 3 वर्ड हैं तो उसके बीच में हाइफन भी अटैच कर देना, सिमिलर टू दिस। ठीक है, अभी एक ही वर्ड होगा तो कैटेगरी का नेम क्या बन जाएगा, एंटरटेनमेंट, और अगर 2 वर्ड होंगे तो बीच में हाइफन आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमें स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है, स्पेशल सिंबल को रिमूव करना है, और बीच में क्या लगा देना है, हाइफन लगा देना है। ठीक है, अगर मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो हाइफन आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्रंट एंड में जब हम कैटेगरीज का जो पेज बनाएंगे, आई एम सॉरी, वहां पर यूआरएल जो है वो एसईओ फ्रेंडली बनाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर में समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद में ये 4 कॉलम फिर से बना दो, इनको सिमिलर एज इट इज कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। लारावेल के कुछ कॉलम्स होते हैं ना, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, आईडी, ये फिक्स कॉलम है, ये हर टेबल में बनाने ही बनाने हैं। ओके, यूजर आईडी हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, स्टेटस ये भी हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, डेटाबेस से कभी भी डेटा को डिलीट नहीं किया जाता। क्यों स्टेटस मेंटेन किया जाता है, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी हमें किसी रिकॉर्ड की जरूरत ना रहे तो हम एडमिन पैनल से सिर्फ उसको इनएक्टिव कर दें या डीएक्टिव कर दें, वॉटएवर, या कुछ भी कर दें, बट वो डेटाबेस में रहना चाहिए, पर वेबसाइट पे वो डेटा लोड नहीं होगा। ठीक है, हमें बस क्वेरी में यही वेयर क्लोज में पास करना है कि वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव या वेयर स्टेटस इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 2 लेके चल रहे हो या 1 0 लेके चल रहे हो। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्टिव इनएक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो 2 टेबल बन गई हमारी कैटेगरीज। अब तीसरी टेबल बनेगी हमारी, मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगा क्योंकि कुछ कॉलम सेम होंगे। तीसरी टेबल हमारी बनेगी ब्लॉग कैटेगरीज। ब्लॉग कैटेगरीज क्यों बनेगी, बिकॉज एज आई अर्लियर सेड कि यहां पर इस थीम के अंदर जो हमारा ये है ना कैटेगरीज वाला पार्ट, ये मल्टीपल कैटेगरीज है, मतलब एक ब्लॉग मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जा सकता है, राइट। तो उसको हम कुछ इस तरीके से मेंटेन करेंगे। सबसे पहला कॉलम तो आईडी होगा, दूसरा कॉलम होगा ब्लॉग आईडी, जो कि नो डाउट इंटीजर होगा, 11 इसकी लेंथ रख देना, ठीक है। और तीसरा कॉलम होगा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी किस तरह से इसको फंक्शनल करना है वो मैं बताऊंगा। यूजर आईडी की यहाँ पे थंबनेल की जरूरत नहीं है, यूजर आईडी की भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज यूजर आईडी ऑलरेडी ब्लॉग में आ रही है, ठीक है। स्टेटस की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टेटस एंड ऑफ द डे ब्लॉग का मैनेज होगा, ना कि ब्लॉग कैटेगरीज का। ओके, ये बस एक टेम्परेरी टेबल तो नहीं बोलेंगे इसको, एक एक्स्ट्रा टेबल है जिसमें हम ब्लॉग और कैटेगरीज का रिलेशन बिल्ड करके रख रहे हैं, ठीक है। फॉरेन की वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जैसे ये यूजर आईडी क्या है, यहाँ पे एक फॉरेन की है, लिख देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंट। फॉरेन की स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एम श्योर, ठीक है, फॉरेन की है। उसी तरीके से अगर कैटेगरी एक होती तो हम यहीं पे बना देते, बट मल्टीपल कैटेगरीज है, दैट इज वाई आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट टेबल। ओके, तो ब्लॉग कैटेगरीज के अंदर हम ब्लॉग की आईडी डालेंगे और कैटेगरी की आईडी डालेंगे। क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट रहने दे सकते हो, चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, इस तरह की टेबल्स में, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या बचा, ब्लॉग का कुछ पार्ट बचा। ब्लॉग का आई बिलीव सारी टेबल्स बन चुकी है जो कि ब्लॉग से रिलेटेड है, मतलब जो कि एडमिन पैनल के लिए हमें चाहिए ही चाहिए एक ब्लॉग को पब्लिश करने के लिए। कमेंट्स की टेबल अभी मैंडेटरी नहीं है, कमेंट जब हम वेबसाइट पर आएंगे ब्लॉग को डिस्प्ले करवाएंगे तब मैंडेटरी होता है, राइट। तो बना तो दें, तो कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, ब्लॉग वाली टेबल को ही कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉग अंडरस्कोर कॉमेंट्स, ठीक है। चाहो तो कॉमेंट्स भी बना दो, इस तरह से भी बना सकते हो, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, बट मैं ब्लॉग प्रीफिक्स इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि वो टेबल सारी एक साथ दिखती रहें, और एक तरह से कह सकते हैं ना कि वो रिलेशन बिल्ड हो जाता है कि हाँ भी कमेंट्स जो है वो ब्लॉग के हैं, पब्लिक कमेंट नहीं है, कहीं पे थोड़ी ना पोस्ट कर पा रहा है, ब्लॉग पे ही हो रहा है ना, तो दैट इज वाई आई एम यूजिंग ब्लॉग प्रीफिक्स, ठीक है। ओके, अब बात ही आती है कि ब्लॉग का कुछ टाइटल आईडी प्राइमरी की, वी नो दैट। उसके बाद टेबल फील्ड बनेंगे कमेंट, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, वारकेर, क्योंकि कमेंट की कोई लेंथ नहीं होती फिक्स, कितने का भी हो सकता है। आई एम श्योर 255 से तो ज़्यादा का ही होगा, वो आप मैनेज कर सकते हो कि यूजर 500 से ज़्यादा ना टाइप कर सके, वो वैलिडेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, यू नो इट, राइट। अब क्या यूजर की इमेज वगैरह होगी, नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे ये यूजर की इमेज तो आ रही है क्योंकि ये एंड ऑफ द डे टेम्पलेट है, कोई खास नहीं फर्क पड़ता, बट इन जनरल कमेंट जब भी पब्लिश किया जाता है किसी भी ब्लॉग वेबसाइट पे, तो वहां पर हम इन जनरल
यूज़र को ये नहीं बोलते कि भाई तू लॉग इन कर उसके बाद कमेंट पोस्ट कर सकता है, नो। देखो अलग अलग केसेस होते हैं, कई बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं तो वहाँ पे बोला भी जा सकता है कि हाँ भाई आपको लॉग इन करना ज़रूरी है टू पब्लिश अ कमेंट, और कई कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जहाँ पे कोई भी यूज़र आके कमेंट पोस्ट कर सकता है। अब जाहिर सी बात है पोस्ट कमेंट अगर पोस्ट कर देगा तो हम उनको कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। वो एक अलग बात है कि कमेंट पोस्ट होते ही पब्लिक ना हो, पब्लिक इन द सेंस कि जैसे ही मैंने कोई कमेंट पोस्ट किया तो क्या वो एट द सेम टाइम वेबसाइट पर दिखने लग जाएगा। कभी भी ये गलती मत करना, कमेंट जब भी पोस्ट होगा तो उसको वेरिफिकेशन के लिए पास कर देना। किस तरीके से वो भी देखो। इसका हो जाएगा लेंथ 255, वार्कर 255, ठीक है। कमेंट नहीं, सॉरी वार्कर नहीं, टेक्स्ट होगा, ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट पार्ट, हम यूज़र का नाम तो ले ही सकते हैं, यूज़र नेम ले लेते हैं या फिर फुल नेम ले लेते हैं, यूज़र फुल नेम समथिंग लाइक दिस। और इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, वार्केर 255 सॉरी यार, बस यूज़र का नाम लेना है और कमेंट लेना है। यूज़र की आईडी नहीं आएगी तो इसको हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, स्टेटस जरूर आएगा। अब देखो होगा क्या, जब भी कोई स्टेटस कोई कमेंट पोस्ट होगा ना तो वो डिफॉल्ट किस स्टेट पे होगा, इनएक्टिव स्टेट पे होगा। मेक श्योर दो ही स्टेटस हम मेंटेन करके चल रहे हैं, इधर एक्टिव और इनएक्टिव। जैसे ही यूजर कमेंट पोस्ट करेगा तो उसका डिफॉल्ट स्टेटस क्या होगा, इनएक्टिव। इन केसेस में ब्लॉग के केस में डिफॉल्ट क्या रख सकते हो आप, डिफॉल्ट क्या रख सकते हो, एक्टिव, ताकि एडमिन को बार बार एक्टिव ना करना पड़े, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्पेलिंग मिस्टेक है, DEFAULT, डिफॉल्ट क्या होगा, एक्टिव। यहां पे भी क्या होगा, डिफॉल्ट एक्टिव। सो आई बिलीव ये जो डिफॉल्ट एक्टिव इनएक्टिव वाली कहानी मैंने समझाई है वो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जब मैं फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करूंगा तो तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक डेटाबेस स्कीमा है वो बिल्कुल रेडी है। सिर्फ एक टेबल की कमी है जो कि है यूज़र लॉगिन, यूज़र की टेबल बेसिकली, जिसमें एक ही एंट्री होगी जो कि काइंड ऑफ हम कह सकते हैं जो हमारा एडमिन पैनल का जो मेन यूज़र होगा जो कि लॉगिन करेगा और सारे चीज़ों को मैनेज करेगा, उसकी एंट्री, राइट। तो यूज़र टेबल में हम क्या क्या कॉलम बनाएंगे, प्राइमरी क्या होगा, यूज़र, एक बना देंगे हम नेम जिसका डेटा टाइप होगा वार्केर, लेंथ इसकी 255 रख दो। तीसरे नंबर पे क्या होगी, ईमेल होगी, नो डाउट। स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव जरूरत तो नहीं है अभी, बट बना के चल ही रहे हम तो बना देते हैं, डिफॉल्ट एक्टिव ही रख देना, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू इनएक्टिव दैट यूजर, राइट। उसके बाद में क्या कॉलम बनेगा, एक बनेगा पासवर्ड, ठीक है, जो कि मैंडेटरी है। अब इसके अलावा जो लारावेल का डिफॉल्ट माइग्रेशन होता है जिसके अंदर हम देख लेते हैं ना, बेसिक जो डिफॉल्ट कॉलम्स आते हैं उनको बनने देना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको पता है कि किस तरीके से क्या किया जाता है, जल्दी बताओ, मतलब किस तरह से लारावेल के प्रोजेक्ट में माइग्रेशन वगैरह होते हैं। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लारावेल के बेसिक्स पता है, ऑथ किस तरह से काम करता है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता तो माय डियर लारावेल ट्यूटोरियल वाली वीडियो पे जाओ, वहाँ पे नीचे टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं। जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और इस प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट थिंक कुछ और टेबल मिस है यहाँ से, बेसिक हमारी सारी टेबल्स बन चुकी हैं। हाँ, होम पेज पे एक बार आते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि होम पेज पे कौन से ब्लॉग आएंगे कौन से नहीं। देखो दो तरीके हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी रिसेंट ब्लॉग पोस्ट हो रहे हैं उन ब्लॉग में से 8-10 जितने भी यहाँ पे हमें दिखाने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 8 ब्लॉग दिख रहे हैं तो रिसेंट 8 ब्लॉग को हम यहाँ पे दिखा दें, तो ऑर्डर बाय की क्वेरी लगा देंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दें ब्लॉग वाली टेबल में, जिससे ये हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यही ब्लॉग हमेशा वेबसाइट के होम पेज पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ, डिस्प्ले ऑन होम, ठीक है। इसका डेटा टाइप रख देना टीनी इंट, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू इधर 1 जाएगी या फिर 0 जाएगी। डिफॉल्ट 0 कर देना। 0 क्यों? बिकॉज हर एक कॉलम तो नहीं होगा ना, हर एक ब्लॉग थोड़ी ना जाएगा होम पे, जो आप पास करोगे वही जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब टीनी इंट वगैरह क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमारी डेटाबेस का जो स्कीमा है वो बिल्कुल रेडी है। एंड डोंट वरी, इस डॉक्यूमेंट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, तो वो देख लेना, ओके। और टाइम स्टैम्प भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पर्टिकुलर सेक्शन पे आप इजीली मूव कर सकते हो, ओके। अब हम आते हैं एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे
अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने जो ये कैटेगरी पेज बनाया है, डैशबोर्ड पेज बनाया है, डैशबोर्ड एक मॉड्यूल है नो डाउट, जिसको हम सबसे आखिर में देखेंगे। सबसे पहला मॉड्यूल होगा हमारा कैटेगरी मॉड्यूल। ओके, तो हम पिक करते हैं मॉड्यूल 1 क्या होगा, कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी होगा। अब इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस बनेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने बनाए लिए 2 फंक्शन, तो जो कि है एक ऐड कैटेगरी के लिए और दूसरा है मैनेज कैटेगरी के लिए। हमारा प्रोजेक्ट लोड हुआ, हो गया। इसको मैंने किस लिए ओपन किया था, ताकि मैं आपको क्या दिखा दूं, माइग्रेशन के अंदर जो यूजर वाली टेबल है ना वो दिखा दूं। ये रहा हमारा डेटाबेस, ये रहा हमारा माइग्रेशन, और ये रहा हमारा आई बिलीव यूजर्स टेबल जो कि डिफॉल्ट आता है। इसके अंदर आई डोंट थिंक आपको कोई और कॉलम बनाने की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस का कॉलम बना लेना, बनाना चाहो तो, अदरवाइज वो भी कोई मैंडेटरी है नहीं। इस प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेम है, ईमेल है और पासवर्ड भी है। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। चलो वापस चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन, सारा बोल्ड में क्यों जा रहा है, फंक्शन टू शो द ऐड कैटेगरी पेज, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बनेगा, फंक्शन बोल दो या राउट बोल दो, वॉट एवर, राउट बोलता हूं मैं, ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज राउट एंड ऑफ द डे किसी ना किसी कंट्रोलर के फंक्शन से लिंक होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ही कंट्रोलर मैं लेके चल रहा हूं, बट जब भी हमारे पास किसी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हों, इसमें भी है नो डाउट, बट ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें 2 ही मॉड्यूल है, ले देखिए, एक ब्लॉग और दूसरा है कैटेगरीज, राइट, और वो भी आपस में इंटरलिंक है। दैट इज वाई आई क्रिएटेड ओनली 1 कंट्रोलर इन दैट, राइट। अदरवाइज मेरी खुद की ये कोशिश रहती है कि मैं आपको अलग अलग कंट्रोलर्स में फंक्शन बनाऊं, ताकि चीजें ऑर्गेनाइज रहे, इजी टू मैनेज रहे। ओके, तो हमारा सबसे पहला राउट क्या बनेगा, राउट टू शो द ऐड कैटेगरी पेज, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया था एडमिन पैनल के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, राउट टू स्टोर द, स्टोर बोल दें या फिर क्रिएट बोल देते हैं, एक ही बात है, क्रिएट या फिर इंसर्ट भी बोल सकते हो, क्रिएट द कैटेगरी डेटा इन द डीबी, इन द डीबी टेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वो राउट क्यों बनाना है, राउट टू स्टोर द डेटा इनटू कैटेगरी टेबल क्यों बनाना है, पता है होना चाहिए आपको। ठीक है, तो हमारे 2 राउट रेडी हो गए, एक फॉर्म को शो करने का और दूसरा उस फॉर्म से डेटा को रीड करके डेटाबेस में स्टोर करने का। ठीक है, तीसरा राउट क्या बनेगा, राउट टू लिस्ट द कैटेगरीज, लिस्ट बोल दो या फिर राउट टू लिस्ट द कैटेगरीज, जो कि हमने ऑलरेडी बना लिया है वैसे तो। ये रहा हमारा राउट टू लिस्ट द कैटेगरीज। अब इसके अंदर आपको सारी फंक्शनैलिटी करनी पड़ेगी ना, कॉल द कैटेगरीज एंड पास ऑन व्यू स्लैश ब्लेड फाइल, ब्लेड फाइल। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, हमें सारी की सारी कैटेगरीज कॉल करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, विद ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग क्यों, ताकि लेटेस्ट डेटा हमेशा ऊपर दिखे। ओके, स्टेटस कॉलम का भी लॉजिक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, स्टेटस कॉलम, इफ स्टेटस इज इनएक्टिव देन शो, इनएक्टिव देन शो अ बैज। अब बैज क्या होता है, या फिर बैज या लेबल बोल दो, इन रेड कलर। ठीक है, एल्स इन ग्रीन कलर। ये देखो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये भी कलर। ठीक है, बूटस्ट्रैप में बैज क्या होता है वो देख लेना, ताकि मतलब वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि हाँ कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। ओके, स्टेटस कॉलम। अब ये स्टेटस कॉलम कहाँ आएगा, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, जो हमारा ये वाला पेज है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो कैटेगरी का नेम आ गया, उसका स्लग आ गया और उसका टाइटल नहीं आएगा, सॉरी, उसका वो आएगा स्टेटस, क्रिएटेड डेट, और यहाँ पर आएंगे एक्शंस। ठीक है, ये सब आपको मैनेज करना है। अब यहाँ पे मैं एक लॉजिक बताना भूल गया, इस जगह पे लॉजिक टू क्रिएट URL स्लग, ये भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी ध्यान से समझ लेना। ये लॉजिक होगा, रिमूव 1 by 1 लिख देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, रिमूव स्पेशल करेक्टर फ्रॉम कैटेगरी नेम। ठीक है, और उसके बाद में कन्वर्ट कैटेगरी नेम इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, स्मॉल केस या स्मॉल लेटर्स वॉट एवर। एड हाइफन, हाइफन डाल देता हूं,
हाइफन स्लैश डैश, जो भी आप समझो, इस हाइफन स्लैश, अभी भी स्पेलिंग मिस्टेक, हाइफन स्लैश डैश, जिसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, इन बिटवीन मल्टीपल वर्ड्स ऑफ द कैटेगरी नेम। अगर देखो मल्टीपल वर्ड्स होंगे कैटेगरी के नेम के अंदर तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। अगर सिंगल होगा तो हाइफन नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, स्पेशल सिंबल को रिमूव करना है, कन्वर्ट करना है कैटेगरी नेम को स्मॉल लेटर में, और हाइफन को अपेंड कर देना, मतलब अटैच डाल देना बीच में, जहां जहां पर भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं, ऐड नहीं आएगा, रिप्लेस आएगा, रिप्लेस एम्प्टी स्पेस विद, रिप्लेस एम्प्टी स्पेस विद हाइफन स्लैश डैश इन बिटवीन। इन बिटवीन की जरूरत है, नहीं जरूरत, इन केस ऑफ मल्टीपल वर्ड्स ऑफ द कैटेगरी नेम। इससे अब आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये सारा का सारा काम किस में करोगे, एक वेरिएबल के अंदर करोगे, अलग से यूआरएल स्लग नाम बनाओगे उस वेरिएबल का, और उसको बस जहां पे लॉजिक लगा रहे हो तुम डेटा को स्टोर करने का, उसमें पास कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर थोड़ा सा कोड के बहाने कोड के थ्रू समझाऊं तो ये मेरा जीएसटी बिलिंग वाला सॉफ्टवेयर है, जिसको हमने कब बनाया था, जिसको हमने बनाया था लारावेल ट्यूटोरियल के अंदर। ठीक है, तो ये क्रिएट जीएसटी बिलिंग का फॉर एग्जांपल फंक्शन हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ये हमने वैलिडेशन लगाया, ये सब आपको लगाना है, ये मैं बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑल, जितना भी डेटा आ रहा है उसको मैंने परम वेरिएबल के अंदर लिया, जो डेटा मुझे नहीं चाहिए था उसको मैंने अनसेट कर दिया, मतलब जो की नहीं चाहिए टोकन आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल परम करके यहाँ पर एक की बना दोगे यूआरएल स्लग। ठीक है, और इसके अंदर यूआरएल स्लग पास कर दोगे, जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एक लॉजिक, एक कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएट यूआरएल स्लग। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यूआरएल स्लग बनाओगे ना, किसकी मदद से, रिक्वेस्ट के अंदर क्या आएगा, रिक्वेस्ट कैटेगरी नेम आएगा ना, यूआरएल स्लग में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में रिमूव करना है स्पेशल कैरेक्टर को, फिर उसको क्या करना है, उसको क्या करना है, फिर स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है, स्पेसेस को रिप्लेस कर देना है, किससे, हाइफन से, डैश से, जो भी है। ठीक है, अंडू कर रहा हूं मैं वापस, बस ये कहानी समझाने के लिए बताया। ठीक है, लॉजिक हो गया, क्रिएट यूआरएल स्लग, बस इसके बाद में क्या करना है, डेटा को स्टोर कर देना है। डेटा स्टोर हो गया तो वापस रीडायरेक्ट कर दोगे, कहां पर, इस वाले पेज पे, लिस्ट कैटेगरीज वाले पेज पे। इस फंक्शन के अंदर क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर सिमिलर लाइक दिस, ये वाला फंक्शन है ना, इंडेक्स वाला फंक्शन, यहाँ पे बस इस तरह की एक क्वेरी लगा देना, सिंपल इसको कॉपी करोगे और अपने कोड में पेस्ट कर दोगे। ये रहा हमारा कोड, डैश नहीं, ये वाला कैटेगरीज वाला। इसके अंदर क्या करना है, बस क्वेरी लगानी है, डेटा कॉल करना है और व्यू के अंदर पास कर देना है। समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है मैं फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। फ़ॉन्ट साइज कैसे बढ़ेगा, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको जूम कर देंगे, ये सबलाइम है बिकॉज 18 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। ये बिल्स का डेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैटेगरीज का डेटा आएगा और कॉम्पैक्ट करके पास कर दोगे। ओके, मैं बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं मिलेगा जो कि इतने आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 कैटेगरी था, 2 राउट हमने बना लिए। अब तीसरा राउट क्या बनेगा, तीसरा राउट बनेगा राउट टू एडिट, राउट टू डिस्प्ले, राउट टू डिस्प्ले और शो वॉट एवर द एडिट कैटेगरी पेज। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है, लोड द कैटेगरी डेटा इन द फॉर्म। समझ में आ रहा है मेरी बात, डेटा को लोड करना है और पास कर देना है ब्लेड फाइल पर, फॉर्म के अंदर डेटा फील्ड दिखाओगे। ओके, फिर आएगा राउट टू अपडेट द कैटेगरी डेटा इन द डीबी टेबल। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो बेसिक से राउट बन जाएंगे, किसके लिए, कर्व्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कैटेगरी के, मतलब डेटा स्टोर करना, अपडेट करना, सेलेक्ट करना और डिलीट करना। डिलीट करने का भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देख लिया, क्रिएट करना, स्टोर करना और एडिट करना। अब हमें यहाँ पे एक राउट बनाना है, राउट टू डिलीट द कैटेगरी। बट चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम डेटाबेस से कभी भी डेटा डिलीट नहीं करते, जिस डेटा की हमें जरूरत नहीं होती उसको हम क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देंगे। अब आप कहोगे कि अगर डिलीट करना ही है तो कर दो ना यार, कौन मना कर रहा है। मैंने ट्यूटोरियल के अंदर बताया डेटा को किस तरह से डिलीट किया जाता है, वो आपको पता ही है। आपकी मर्जी है डिलीट करना तो कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट हम नहीं कर रहे तो मैं डिलीट का राउट नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा राउट टू, चलो ये रहने देता हूं आपके लिए, आप बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, एक्स्ट्रा राउट होगा राउट टू अपडेट द स्टेटस कॉलम, राउट टू अपडेट द स्टेटस कॉलम, एक्टिव इनएक्टिव।
ठीक है, ये दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो वही कि हम जो हमने ये फॉर्म बनाया हमारा, यहाँ पर आई बिलीव हमने एक ड्रॉप डाउन भी डाली है कैटेगरी की, इसको हम एडिट के थ्रू भी कर सकते हैं। मतलब हम एडिट पेज पर आएँ और डेटा चेंज किया और एक्टिव को इनएक्टिव कर दो या फिर इनएक्टिव को एक्टिव कर दो, जो भी सेलेक्टेड होगा रिवर्स करना है तो ये तो तरीका है ही। बट जनरली क्या होता है, ये मेरी प्रैक्टिस है कि भाई मेरे पास क्या होता है ना, मैं लगभग हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर एक्टिव इनएक्टिव तो का कॉन्सेप्ट तो लेके चलता ही हूँ स्टेटस का। तो मैं एक कॉमन राउट बना देता हूँ और उसके अंदर कुछ लॉजिक पास कर देता हूँ कि टेबल का नाम पास कर दूँ और URL के अंदर उसकी प्राइमरी की पास कर दूँ। ठीक है, बिकॉज आई नो कि जो प्राइमरी कॉलम होगा वो हमेशा ID ही होगा और जो फील्ड होगा स्टेटस वाला वो हमेशा स्टेटस ही मैं रखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है ये। ओके, तो मैं एक राउट बनाता हूँ और उसके अंदर वो डेटा गेट रिक्वेस्ट के थ्रू पास कर देता हूँ या फिर पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर माई यूज केस। ठीक है, तो वो दो चीज़ें पास कर दी और डेटा एक ही फंक्शन से हर एक टेबल में अपडेट हो जाता है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। एक फंक्शन बनाना, राउट टू अपडेट द स्टेटस कॉलम, एक्टिव और इनएक्टिव। ठीक है, इसके अंदर बस क्या पास करोगे, दो चीज़ें पास करनी पड़ेगी। एक तो प्राइमरी की, नो डाउट, जिस तरीके से हम एडिट वाला काम करते हैं ना उसी तरीके से, और दूसरा जो वैल्यू पास करनी है। अगर एक्टिव पास करना है तो 1 पास करोगे, सॉरी एक्टिव स्ट्रिंग पास कर देना, और अगर इनएक्टिव करना है तो इनएक्टिव पास कर देना। टॉगल होगा एक तरीके का, मतलब अगर एक्टिव है तो इनएक्टिव पास होगा और अगर इनएक्टिव है तो एक्टिव पास होगा। अब इसको फंक्शनल कैसे करोगे, इसको फंक्शनल यहाँ पर जो टेबल है ना, यहाँ पर जिस तरीके से हम डिलीट का आइकन बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे वो बनेगा एक्टिव और इनएक्टिव का आइकन। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। ओके, आगे बढ़े। कैटेगरी मॉड्यूल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, मैंने सारे स्टेप्स बता दिए जो कि आपको परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्लॉग। अब ब्लॉग में भी नो डाउट वही कर्ड ऑपरेशन करने, तो हम फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि आपको कितने राउट बनाने हैं। सबसे पहला राउट बनेगा राउट टू शो द एड ब्लॉग पेज। ठीक है, डोंट वरी, इसमें मैं अभी बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म के फील्ड्स बनाने, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी होगा। चलो अभी बता देता हूं। और दूसरा होगा राउट टू स्टोर स्लैश क्रिएट द ब्लॉग इन द DB टेबल। अब ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूं ना वो थोड़ी ध्यान से समझना। ठीक है, फॉर्म के फील्ड्स जो होंगे वो भी देख लो। सबसे पहले तो होगा कौन सा होगा, टाइटल, ब्लॉग टाइटल। ठीक है, स्लग इसमें भी बनाना पड़ेगा। मैंने आई थिंक स्लग वाला फील्ड ब्लॉग में नहीं बनाया, जिस तरीके से हमने कैटेगरी में बनाया, आई मिस दैट। बना देते हैं, कोई बात नहीं। URL स्लग। ठीक है, डेटा टाइप इसका भी वारकेर ही रख देते हैं, वारकेर 255। ठीक है, 255 का मतलब ये कि इनको आप लोगों को वैलिडेट करना पड़ेगा कि ब्लॉग का टाइटल जो है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा ना जाए, मेक श्योर, अदरवाइज एरर आएगी। ओके, ब्लॉग का टाइटल आ जाएगा, URL स्लग सेम लॉजिक रहेगा जो कि हमने यहां पर देखा कैटेगरी के टाइम। ठीक है, सेम लॉजिक, कोई चेंज नहीं होगा। चाहो तो इसके लिए फिक्स फंक्शन बना लेना और उसी को कॉल कर लेना। ठीक है, ब्लॉग टाइटल होगा। दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन का एक टेक्स्ट एरिया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का जो टेक्स्ट एरिया है ना वो इस थीम के अंदर, जो एडमिन पैनल की थीम है, इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म फील्ड्स थे हमारे पास। आई बिलीव मैं दिखा देता हूँ हमारे पास कहाँ है वो थीम, मैं भूल गया, गिव मी अ सेकंड, मैं भी निकाल लेता हूँ। HTML टेम्पलेट ये रहा, यू बोल्ड, इसको एडमिन को ओपन करते हैं, डिस्ट फोल्डर हम डिफॉल्ट के साथ जा रहे थे, इंडेक्स को मैं ओपन करता हूँ। इसमें टेक्स्ट एडिटर आपको मिलेगा। ठीक है, उस पर ध्यान देना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहीं पे इसी वीडियो के अंदर निकाल के आपको बता दूँ। इस UI इसके अंदर एडिटर ढूंढना पड़ेगा यार, हो सकता है शायद फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर हो। फॉर्म के अंदर एडवांस में हम चेक करते हैं, शायद इसमें मिल जाए, नॉट श्योर, बिकॉज देखो यार मैं भी डेली यूज़ तो करता नहीं हूँ, तो ढूंढना पड़ेगा। मैं बेसिकली आपको एक ऐसा एडिटर आपको देना चाहता हूँ। ये रहा देखो एडिटर, क्विज एडिटर करके। अब इसमें 2-3 तरीके के एडिटर आते हैं। ये एडिटर लगाने का फ़ायदा ये है कि आप इसमें HTML फॉर्मेटिंग कर पाते हो, है ना। ये देखो एक हेडिंग है, इसको चाहो तो बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, राइट। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये एडिटर का पेज देख लो कौन सा है, forms.quiz.html एडमिन, इस एडमिन की थीम पड़ी है अपने पास, तो यहाँ से पिक कर लेना। जो जरूरी एसेट्स होंगे, मतलब CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल, वो भी आपको कॉल करनी पड़ेगी। और कहाँ रखनी पड़ेगी वो आपको पता ही है अगर आपने पहली वीडियो देखी है तो। ठीक है, जिस तरह से हमने डेटा टेबल की एसेट्स को रखा था उसी तरीके से लेआउट फाइल में। ठीक है, तो ये एडिटर आ जाएगा किसके लिए, हमारे पास डिस्क्रिप्शन के लिए। डिस्क्रिप्शन हमें उस टाइप के एडिटर में डालना है।
ठीक है। और कौन सा हमारे पास फॉर्म फील्ड देख लेते हैं। ये रहा हमारी ब्लॉक टेबल। देखो जो टेबल है ना उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फील्ड बनेंगे। टाइटल हमने बना लिया, यूआरएल अलग ऑटोमेटिक बनाना है, डिस्क्रिप्शन के लिए हमने रख लिया, डिस्प्ले ऑन होम इसके लिए हम एक ड्रॉप डाउन डाल देंगे कुछ इस तरीके की, जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी में डाली है ना स्टेटस के, इसी तरीके की ड्रॉप डाउन डाल देंगे। डिस्प्ले ऑन होम उसमें यस नो का ऑप्शन होगा, यस में 1 पास कर देंगे और नो में 0 पास कर देंगे। ठीक है, ये जो है ना टीनी इंट 10 यस मीन्स 1, नो मीन्स 0, डिफॉल्ट 0 पास कर देना। अगर यूजर कुछ भी सेलेक्ट ना करे तो इट मीन्स नो। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड बना देता हूँ, कौन सा होगा, चलो इनको न्यू लाइन में ले लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिस्प्ले ऑन होम ड्रॉप डाउन। चाहो तो रेडियो बटन भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू कंप्लीटली, चेक बॉक्स मत बना देना। ठीक है, दोनों में से एक सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद होगा कैटेगरी फील्ड, कैटेगरी ड्रॉप डाउन तो नहीं होगी, कैटेगरी मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन होगा। ड्रॉप डाउन नहीं होगा, चलो मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन कह देता है। ये काइंड ऑफ सेलेक्ट ही होगा। अब इसमें देखो दो तरीके, कैटेगरी को मल्टी सेलेक्ट करने का किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो जनरली हमने जो ये ड्रॉप डाउन बनाई है इसको भी आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो वो मैं भी दिखाता हूँ। देखो हमारा ये रहा कैटेगरी का फॉर्म, इसको मैं हमारे रिसोर्स में जाता हूँ, एडमिन के अंदर ये रहा ऐड वाला फॉर्म, ये रहा कैटेगरी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस मल्टीपल का एक एट्रीब्यूट पास कर देना है। ठीक है, मल्टीपल एट्रीब्यूट, इसको जैसे ही पास करोगे फिर आप अगर रन करोगे, रीलोड करोगे तो ये देखो ये ड्रॉप डाउन का जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो चुका है। अब कंट्रोल के साथ आप मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो इस केस में मैंने 2 कर लिए जिस तरीके से, तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शन होंगे वो सारे डिफॉल्ट विजिबल हो जाएंगे। कंट्रोल और या फिर मैक में अगर आप हो तो कमांड वाला बटन जो होता है उसके साथ जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो सारे सेलेक्ट होते जाएंगे। अब ये काइंड ऑफ एक एरे बन जाता है, तो उस केस में यहाँ पे जो नेम की है उसको आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा एरे की तरह। ठीक है, ये एरे बन जाएगा तो वहां पर कंट्रोलर साइड में इस एरे को बाद में लूप चला के टेबल में डेटा स्टोर कर देंगे। ठीक है, अभी मैं अंडू कर रहा हूं बिकॉज मुझे जो कैटेगरी वाला फॉर्म है उसमें कुछ चेंज नहीं करने, मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, बाद में अगर आपने कुछ भी स्किप कर दिया तो माय डियर कुछ भी कहानी समझ में आएगी नहीं। तो बस इतने ही फॉर्म फील्ड्स हैं, ये करना क्या है, फॉर्म बनेगा, इतने फील्ड्स बनेंगे, डेटा सबमिट होगा, दूसरे वाले स्टेप पे आएगा राउट टू स्टोर / क्रिएट टू ब्लॉग इन द डीबी टेबल। मतलब यहां पर आपको एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर इस वाले फॉर्म से डेटा आएगा, उस डेटा को आपको वैलिडेट करना है, देन रीड करना है और डेटाबेस में स्टोर कर देना है। बात यह है कि जो ड्रॉप डाउन होगी हमारी कैटेगरी वाली मल्टीपल वाली, उसमें कुछ नहीं करना, बस कंडीशन लगा के चेक करना है कि जो कैटेगरी की ड्रॉप डाउन है रिक्वायर्ड कर देना एक तो, कि वहां पे डेटा सेलेक्ट हो ही हो, एटलीस्ट 1 कैटेगरी तो सेलेक्ट होनी ही चाहिए। ओके, अगर उसमें डेटा आ रहा है तो क्या होगा, लूप चलेगा, लूप चलाकर आपको क्या करना है, कैटेगरी की जो आईडी होगी वो 1 by 1 आएगी और ब्लॉग की जो लास्ट इंसर्टेड आईडी होगी वो उठा लेना। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आप पिक कर सकते हो। ये देखो ये क्रिएट वाला कॉलम है ना, तो बिल एरो आईडी, जैसे ही कोई डेटा क्रिएट होता है तो हम एक वेरिएबल के अंदर रेफरेंस ले लेते हैं और उस वेरिएबल के थ्रू हम जो लास्ट क्रिएटेड आईडी होती है वो स्टोर कर रीड कर पाते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से डेटा रीड करना, आईडी रीड करना और ब्लॉग वाला कैटेगरी वाला लूप चला देना कुछ इस तरीके से। यहां पे देखो मैं चला के दिखा देता हूं, कैटेगरी लूप फॉर ईच। यहां पे चलो पहले एक कंडीशन लगा देना, इफ काउंट रिक्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉलम में होगा कैटेगरी आईडीज। ठीक है, अगर ये होता है तो फॉर ईच लूप चलेगा। अभी मैं लूप चलाऊंगा और इसके एल्स में अगर ये काउंट 0 होता है इसका मतलब क्या करना है, यहीं पे रिटर्न कर देना आपको, रीडायरेक्ट बैक। ठीक है, ये वाला कोड एज इट इज कर देना। ठीक है, और यहाँ पे राउट पे नहीं करना, बैक करना है। और विद स्टेटस नहीं आ जाएगा, विद एरर आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वैलिडेट कर रहे हैं। मैसेज क्या जाएगा, प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी। और ये काम कहाँ करोगे, ये वाला काम चाहो तो वैलिडेशन के जस्ट बाद कर देना, बिकॉज प्रॉब्लम क्या आएगा, इस लाइन ऑफ कोड से तो आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा, यहां से आप ब्लॉग की लास्ट आईडी पिक करोगे, फिर ये लूप चलाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा विदाउट कैटेगरी सिलेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसे ही ये वैलिडेशन पूरा होता है, ठीक है, या फिर आई एम करंटली नॉट श्योर कि ये जो कैटेगरी आईडीज होगी यहाँ पे वैलिडेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मेरे ख्याल से तो हो जाएगी, आप अगर थोड़ा सा गूगल करोगे ना तो पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मुझे याद है
होती है वैलिडेशन, बट मैं अभी सिंटैक्स बोल रहा हूँ कि एरे को किस तरीके से वैलिडेट किया जाता है। बस आपको कैटेगरी आईडीज पास करना है और एरे में मिनिमम एक वैल्यू सेलेक्ट होनी चाहिए। उसका सिंटैक्स क्या है वो अभी मुझे याद नहीं है, वो आप गूगल कर लेना, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे एल्स पार्ट की जरूरत रहेगी नहीं, ठीक है। इस वाले कोड से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे फॉर ईच लूप चलाओगे इस तरीके से एज सी आई डी कैटेगरी आई डी, और यहाँ पे बस क्या करना है, फिर एक एरे बनाओ परम एरे, और क्या होगा ब्लॉग आईडी। ब्लॉग आईडी में कहाँ से पास कर दोगे, ब्लॉग एरो आईडी, और कैटेगरी आईडी में कैटेगरी आईडी। क्यों कैटेगरी आईडी, सी आई डी यहाँ पे पास कर दोगे, और यहाँ पर इंसर्ट वाला मॉडल पास कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा मॉडल, ब्लॉग कैटेगरी कॉलन कॉलन क्रिएट, और उसके अंदर क्या पास कर दोगे, एरे, कुछ इस तरीके से। अब ये ब्लॉग कैटेगरी क्या होगा, ये मॉडल होगा ना हमारा, क्योंकि हमारी जो टेबल का नाम है वो क्या है, ब्लॉग कैटेगरीज है। रिमेंबर ये रहा। बस तो जितनी कैटेगरी सेलेक्ट होगी उसका लूप चलेगा, और ब्लॉग आईडी जो है वो तो फिक्स है। तो अगर मान लो 2 कैटेगरी सेलेक्ट की तो ये लूप 2 बार चलेगा, 2 रोज क्रिएट हो जाएगी। अगर 1 कैटेगरी सेलेक्ट की तो 1 बार चलेगा और लूप 1 ही बार चलेगा, और उस टेबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। मैं वापस अंडू कर रहा हूँ अभी के लिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस। मैं साथ ही साथ जहाँ पे जरूरी है ना वहाँ पे कोड करके दिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो फोकस इधर ही रखना। तो इससे क्या होगा, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा, और जो यूआरएल स्लग वाला पार्ट है वो मैंने बता ही दिया, ये सेम लॉजिक रहेगा, ठीक है। यूआरएल स्लग क्यों क्रिएट करवा रहा हूँ वो जब हम वेबसाइट वाला पार्ट पे आएंगे ना तब समझेंगे, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पे मैं एक हॉरिजॉन्टल बार डाल देता हूँ, ओके, ठीक है। तो 2 राउट हमने देख लिया। तीसरा राउट क्या बनेगा, राउट टू लिस्ट द ब्लॉग्स। ये जो सेम है ना, राउट टू लिस्ट द कैटेगरीज, ये सेम कोड रहेगा, सेम, कोई चेंज नहीं है। नो डाउट टेबल चेंज होगी, मॉडल चेंज होगा, ओके। जिस तरीके से हमने ये लिखा है, कॉल द कैटेगरीज एंड पास द डेटा पास ऑन ब्लेड फाइल विद ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, सेम कोड यहां पे भी आ जाएगा। कॉल द ब्लॉग्स एंड पास ऑन ब्लेड फाइल विद ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्टेटस कॉलम का भी सेम डेटा सेम लॉजिक रहेगा कि अगर कोई ब्लॉग एक्टिव है तो क्या होगा, उसको ग्रीन कलर में दिखा दो एक्टिव स्टेटस, और अगर कोई ब्लॉग इनएक्टिव है तो उसको रेड कलर में दिखा दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये 4th राउट बनेगा हमारा, 4th स्टेप आ जाएगा, उसको देख लेते हैं। राउट टू डिस्प्ले द एडिट ब्लॉग पेज, लोड द ब्लॉग डेटा इन द फॉर्म। अब ये जो एडिट वाला ब्लॉग एडिट कैटेगरी का राउट हो या फिर एडिट ब्लॉग का राउट हो, इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें पैरामीटर में आईडी पास करनी है, जस्ट लाइक दिस। जो एडमिन में हमने फ्रंट एंड में जो हमने ब्लॉग पास किया था स्लग वाला, फ्रंट एंड में जो पब्लिक का आपको याद होना चाहिए हमने एक राउट बनाया था, उसी तरीके से यहां पर एडिट कैटेगरी का राउट भी कुछ इस तरीके से बनेगा, एडिट कैटेगरी, ठीक है। और यहां पर क्या पास करोगे, आईडी जो कि रिक्वायर्ड होगी, मेक श्योर, ठीक है। ये कंट्रोलर आ जाएगा यहां पर, और फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा, एडिट कैटेगरी, और इसको कैटेगरी डॉट एडिट कर दो फॉर एग्जांपल, और सिमिलर फैशन में एडिट ब्लॉग का बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल में बताया हुआ यार, वो आपको पता ही होगा किस तरह से बनाना है, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक है। तो हमने एडिट ब्लॉग का भी राउट देख लिया। उसके बाद में अपडेट राउट का क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा, राउट टू अपडेट द ब्लॉग, सिमिलर टू राउट टू क्रिएट द ब्लॉग, राइट। तो मैं इसी वाले को कॉपी कर लेता हूं, राउट टू अपडेट द कैटेगरी इन द डेटाबेस, राउट टू अपडेट द ब्लॉग इन द डेटाबेस। अब एक राउट यहां पर और बनेगा, डिलीट वाला मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा, वो आप पर डिपेंड करता है आप बनाना चाहो या नहीं बनाना चाहते हो। राउट टू अपडेट द स्टेटस कॉलम, ये भी अगेन आप पर डिपेंड करता है कि आप अलग राउट बना के करना चाहते हो या फिर एडिट वाले पेज से ही काम चलाना चाहते हो, ठीक है। अब एक जो मैंडेटरी राउट होगा वो होगा राउट टू शो द ब्लॉग डिटेल पेज, ठीक है। इसमें भी पैरामीटर क्या जाएगा, आईडी ही जाएगा। एडमिन साइड में आप आईडी पास कर सकते हो, बट फ्रंट एंड में वेबसाइट साइड में हमें आईडी पास नहीं करना। अब इस राउट पे हमें क्या करना है, ब्लॉग की कंप्लीट डिटेल शो करनी है। कंप्लीट डिटेल मींस ब्लॉग का कह सकते हैं कि जो पब्लिक एंड पे दिख रहा है ना ब्लॉग पेज, सिमिलर समथिंग लाइक दिस। भाई अगर मैं डिटेल पेज ओपन करता हूँ किसी भी ब्लॉग का, तो ब्लॉग का टाइटल आता है, डेट आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, कमेंट्स आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें बैकएंड में भी दिखानी है।
बट बैकएंड में मतलब एडमिन साइड में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी, ये तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाएगी, बट जो कमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, कमेंट भी डिस्प्ले करवाने हैं। कमेंट हम कहाँ से कॉल करेंगे? कमेंट हम कॉल करेंगे इस वाली टेबल से, ब्लॉग कमेंट से। जिस तरीके से हम कैटेगरीज को कॉल करके लाएंगे ना, मैंने शायद वो ड्रॉप डाउन बताई आपको, ये वाली कैटेगरीज मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो ये फंक्शन बनाओगे राउट टू शो द एड ब्लॉग पेज, इस फंक्शन में हमें एक क्वेरी भी लगानी है जिससे हम सारी की सारी कैटेगरीज को लेके आएंगे और उन्हें पास करना पड़ेगा ब्लेड फाइल पे, तभी तो इस ड्रॉप डाउन में दिखा पाएंगे, अदरवाइज कैसे दिखाएंगे, राइट? तो सिमिलर फैशन में हमें क्या करना है, जो ये पेज बनेगा यहां पर हमें कॉल ऑल द कमेंट्स एज वेल, ऑल द कमेंट ऑफ द ब्लॉग, ठीक है। इसमें दो चीजें लिख देता हूं, कॉल द बेसिक इन्फो ऑफ द ब्लॉग, फिर कॉल ऑल द कमेंट्स ऑफ द ब्लॉग। गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर कमेंट क्या हो जाएंगे? कमेंट सिमिलर फैशन में आप नीचे दिखा देना, बट दो एक्शन आएंगे वहां पे, 2 या 3 कह सकते हो। एक तो आएगा अप्रूव, दूसरा आएगा रिजेक्ट। डिफॉल्ट वो इनएक्टिव स्टेटस में होगा, तो चाहो तो एक्टिव इनएक्टिव का टॉगल लगा दो और एक एक्शन लगा सकते हो डिलीट का। कमेंट आप चाहो तो परमानेंट डिलीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अदरवाइज तो वो है ही, एक्टिव इनएक्टिव की मदद से हमारा काम बन जाएगा। हम एंड ऑफ द डे वेबसाइट पे इनएक्टिव वाले डेटा को कॉल नहीं करेंगे, कोई भी डेटा इनएक्टिव होगा वो कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ब्लॉग मॉड्यूल भी कंप्लीट हो गया। अब ब्लॉग एडमिन मॉड्यूल में सिर्फ एक बचता है, चेंज पासवर्ड, वो देख लेते हैं जल्दी से। मॉड्यूल 3 होगा, मॉड्यूल नंबर 3, चेंज पासवर्ड और लॉगआउट। लॉगआउट का मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने ऑथ पढ़ लिया है तो, ठीक है। अब चेंज पासवर्ड में क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक राउट बनाना है, राउट टू शो द चेंज पासवर्ड पेज, जिसके फील्ड होंगे क्या होगा? एक तो होगा करंट पासवर्ड, इसमें लिख देता हूं विद फॉलोइंग फील्ड्स, इसमें भी यहां पे लिख देता हूं विद फॉलोइंग फील्ड्स, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ नीचे वाले फील्ड तो बनाना ही बनाना है। करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और होगा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। बस इतना ही करना है। उसके बाद में क्या बनाना है? एक राउट बनाना है, राउट टू अपडेट द पासवर्ड। क्लियर है? अब होगा क्या इसमें? चेंज पासवर्ड में देखो एक लॉजिक ये होता है कि जो यूजर लॉग्ड इन है, सबसे पहले हम उस यूजर का करंट पासवर्ड लेते हैं। तो जो कंट्रोलर साइड फंक्शन बनेगा ये सेकंड राउट वाला, इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो यूजर लॉग इन है उसका करंट पासवर्ड क्या है डेटाबेस में, जो ये पास कर रहा है वो है या फिर नहीं। अगर इनवैलिड होता है तो हम रेस्पॉन्स में पास कर देंगे कि इनवैलिड करंट पासवर्ड। तो पहला वैलिडेशन होगा करंट पासवर्ड को मैच करना जो यूजर ने एंटर किया है और जो डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। दूसरा वैलिडेशन होगा कि भाई जो उसने न्यू पासवर्ड दिया वो कंफर्म पासवर्ड से मैच करता है या फिर नहीं, ठीक है। अगर वो मैच नहीं करता, मतलब दोनों इनवैलिड हैं, अलग अलग हैं, तो भी हमारा वैलिडेशन चल जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे विद एरर मैसेज लाइक न्यू पासवर्ड डज नॉट मैच विद कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन नंबर 2। इसी में तीसरा वैलिडेशन होगा कि अगर किसी यूजर ने न्यू पासवर्ड को करंट पासवर्ड के सिमिलर डाल दिया, मतलब जो करंट पासवर्ड है वही न्यू पासवर्ड में डाल दिया, तो वो केस भी नहीं चलना चाहिए। मतलब सबसे पहले आप करंट पासवर्ड चेक करोगे, दूसरे नंबर पर आप चेक करोगे कि न्यू पासवर्ड करंट पासवर्ड से सेम ना हो, और तीसरे नंबर पर चेक करोगे कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सिमिलर ना हो। ये 3 वैलिडेशन लगाने हैं। रिक्वायर्ड का तो होगा ही होगा, वो कहने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये वैलिडेशन लगा दिया और उसके बाद सब कुछ सही है तो बस क्या करना है, डेटाबेस में डेटा को अपडेट कर देना। अब ये सिंपल सा डेटा अपडेट नहीं होगा, इसमें पासवर्ड को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसका कोड मेरे पास है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ बिकॉज मैं नहीं करवाने वाला। ये देख लो, इसका कोड है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो जो आपको सही लगे, या फिर स्क्रीन को पॉज करके देख लो। जब भी इस पार्ट को करो तो इस फंक्शन पे आके देख लेना। चेंज पासवर्ड नाम का एक मेरा छोटा सा फंक्शन है जिससे मैंने क्या किया, चेंज पासवर्ड वाली फाइल को लोड किया, और ये चेंज पासवर्ड का सबमिट फंक्शन है, ठीक है। ये राउट बना हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, ऑथ के थ्रू मैं यूजर आईडी को एक वेरिएबल में ले रहा हूँ। उस यूजर आईडी के बिहाफ पे मैंने करंट पासवर्ड मैच किया, अगर वो मिल करंट और नॉट से बस उसको कहते हैं ना रिवर्स कर दिया। अगर इनवैलिड होगा तो वहीं से वो रिटर्न कर जाएगा करंट पासवर्ड इज रॉन्ग। उसके बाद क्या किया, करंट पासवर्ड को चेक किया न्यू पासवर्ड से मैच करता है क्या, अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी यहाँ से रिटर्न कर दे, ठीक है। और बस ये 2 मेन वैलिडेशन है। मैंने वो नहीं लगाया बेसिकली, वो वाला पार्ट करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड वाला,
सॉरी न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड वाला, बिकॉज इस फॉर्म के अंदर शायद मैंने पासवर्ड विजिबिलिटी का ऑप्शन डाल रखा है, तो वो आंख वाला आइकन होता है ना जिसे पासवर्ड शो हाइड करके देख सकता है यूजर। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस वजह से मैंने इसमें कन्फर्म पासवर्ड का लॉजिक नहीं लगाया, बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया। इस इफ स्टेटमेंट के बाद आपको वो लगा देना है, ठीक है। बस तीनों वैलिडेशन चल जाते हैं, मतलब फॉल्स हो जाते हैं, तो बस हमारा पासवर्ड अपडेट कर देना इन 4 लाइन के कोड से। ये हैश मैकेनिज्म को समझो, हैश के थ्रू क्या होगा, हमारा पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा। हैश कॉलन कॉलन मेक और इसके अंदर न्यू पासवर्ड को पास कर देंगे, दैट्स इट, हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? तो बस लॉगआउट का आपको पता होना चाहिए, जैसे जिस तरीके से आप ऑथ इंस्टॉल करते हो आपको पता ही है कि लॉगआउट उसमें किस तरीके से किया जाता है। मैंने लॉगिन की फाइल्स को भी सेटअप नहीं किया, एडमिन लॉगिन की, बिकॉज वो करनी जरूरी है। मिडिलवेयर किस तरह से लगाई जाती है, पेजेस को सिक्योर किस तरीके से किया जाता है वो भी जरूरी है, बिकॉज ये जितने भी पेजेस हैं अभी ये सारे पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, ये सारा आपका काम है, आपको लगाना है, ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ मिडिलवेयर, क्या लिखूँ, चलो मिडिलवेयर नहीं लिखता, मॉड्यूल 4 लिख देता हूँ। मॉड्यूल 4 में क्या क्या आ जाएगा, मिडिलवेयर टू सिक्योर द एडमिन पेजेस, ठीक है। ये सारा आपको करना है ताकि आप मिस ना कर दो। मिडिलवेयर टू सिक्योर द एडमिन पेजेस, और एक पेज आप बनाओगे लॉगिन पेज फॉर एडमिन एज होम पेज वी कैन से। अभी मेरा क्या हो रहा है, मैं एडमिन लगा के अगर स्लैश के बाद ऐड कैटेगरी नहीं लिखता और एंटर करता हूँ तो 404 आता है। अगर मैं एडमिन लिख के एंटर करता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन विंडो आ जानी चाहिए। ये भी मैंने लारावेल के ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, तो ये आपका काम है किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर हमारी एडमिन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं वेबसाइट पर। अब हम देखते हैं कि वेबसाइट को हमें किस तरह से फंक्शनल करना है। हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि एडमिन पैनल को हम किस तरह से फंक्शनल करेंगे, जो भी बेसिक रिक्वायर्ड स्टेप्स थे, किस तरह से ब्लॉग राउट्स बनाने हैं, क्या क्या फॉर्म फील्ड्स बनाने हैं, और जो स्पेसिफिक लॉजिक था फॉर एग्जांपल यूआरएल स्लग वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वेबसाइट में कितने पेजेस हैं हमारे, बेसिकली हम आते हैं हमारी वेबसाइट पे। ये मैं HTML पे आ रहा हूँ। बेसिकली हमारे 4 से 5 पेज हैं। होम पेज हमने कन्वर्ट कर लिया था, अबाउट भी कर लिया था, कॉन्टैक्ट मैंने नहीं किया था। कॉन्टैक्ट और अबाउट का मैं क्या ही बताऊँ यार, ये तो बहुत सिंपल से है। राउट आपको बनाना है और इधर पेज को लोड करवा देना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं होम पेज की, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पर पेज 1 कौन सा है, होम पेज, ठीक है। अब इसमें क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं वो समझ लेना ध्यान से। सबसे पहले बनेगा राउट, जाहिर सी बात है, राउट टू लोड द होम पेज, जो कि हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, हमने बना ही लिया था। ये रहा हमारा होम पेज का राउट, बट अभी तो स्टैटिक है ना माय डियर, इसके अंदर हमें डेटा को कॉल करना है। तो अब इसके अंदर हम डेटा को कैसे कॉल करेंगे वो भी देख लो। कॉल द ब्लॉग डेटा विद स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव वाले डेटा लेके आने, एंड डिस्प्ले ऑन होम इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये कंडीशन है होनी चाहिए, कॉल द डेटा, कॉल द ब्लॉग्स, डेटा तो नहीं, कॉल द ब्लॉग्स विद स्टेटस इज इक्वल्स टू एक्टिव एंड डिस्प्ले ऑन होम इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमें वो ब्लॉग्स लेके आने हैं जिनका स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और डिस्प्ले ऑन होम का जो फील्ड है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। एंड ऑर्डर बाय भी कर देते हैं, एंड ऑर्डर बाय इज इक्वल्स टू डिसेंडिंग, ठीक है। अब इनको क्वेरी में किस तरीके से लिखना वो आपको पता होना चाहिए। मैंने कैसे लेके आना वो बता दिया, कोड किस तरीके से करना वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉग आ गए हमारे पास, ठीक है भाई, वही लिमिटेड ब्लॉग आएंगे जो कि उस कंडीशन पे वैलिडेट कर पाएंगे, ठीक है। पेजिनेशन, नेक्स्ट, प्रीवियस या 1 2 3 4 ये आपकी जिम्मेदारी, आप किस तरीके से इसको टैकल करते हो, बिकॉज बहुत ही बेसिक है लारावेल के अंदर पेजिनेशन को हैंडल करना। चाहो तो चैट जीपीटी से पूछ लो, आई वांट टू परफॉर्म पेजिनेशन इन लारावेल, और गूगल पे लिख लो हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट पेजिनेशन इन लारावेल। बहुत सिंपल है माय डियर, बहुत सिंपल। इसका क्या ही ट्यूटोरियल बनाऊं, ठीक है। ट्यूटोरियल का मेन मकसद होता है कि आपके साथ बेसिक चीज़ें शेयर कर देना, कि हाँ आपको कंफर्टेबल बना देना किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ। बाकी थोड़ा बहुत आप गूगल करोगे तो आप खुद से सीखोगे, यही तो होता है, जब काम खुद से करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ से क्या होगा, हमारा होम पेज रेडी हो जाएगा, सारे ब्लॉग लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे स्टेप पे आते हैं हम, राउट टू क्रिएट अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेजेस। क्रिएट और लोड एक ही बात है,
लोड बोल देता हूँ, ठीक है। हमने अबाउट का तो बना ही लिया था, कॉन्टैक्ट का आप बना लेना। अब इसको मैंने सबसे लास्ट में रखूँगा। अब होम पेज पे जब हमारे राउट आ जाएंगे तब हमें क्या करना है, ब्लेड फाइल पर लूप चलाना है, रन अ लूप ऑन ब्लेड फाइल विद अ सिंगल आर्टिकल। मतलब सिंगल आर्टिकल को हम पिक करेंगे, HTML वाला जो पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आके दिखा देता हूँ आपको। हम होम पेज पे चलते हैं, एडमिन फोल्डर को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, हमारा लेआउट नहीं, ये रहा इंडेक्स फाइल, ठीक है। अब इस इंडेक्स फाइल पे देखो, जो HTML था ना, इसमें काफ़ी सारे आर्टिकल थे। हमें ये सारे आर्टिकल अब नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि अब ये स्टैटिक है। हमें तो एक आर्टिकल का सेक्शन चाहिए, बाकियों को हम करेंगे डिलीट। और हमें क्या करना है, बस सिंपली यहाँ पर फॉर ईच लूप चला देना है, ओके, और यहाँ पर एंड कर देना है फॉर ईच को। बस इस पार्ट से क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा पहले तो मैं जूम कर देता हूँ सेटिंग्स में जाके, इसको भी। आई एम श्योर ये आपको शायद विजिबल ना हो, जूम किया, ठीक है। बस हमें क्या करना है, बाकी के सारे सेक्शंस को डिलीट, आर्टिकल्स को डिलीट करना है और यहाँ पे एक लूप चलाना है। बस जितने आर्टिकल्स वहाँ से आएंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पर होम पेज पे शो होते जाएंगे, ठीक है, लूप के अंदर। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद क्या करना है, जो डेटा है वो किस तरीके से रिप्लेस करना है, वो तो बहुत ही सिंपल है ना यार। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लूप चलेगा, एक वेरिएबल का अंदर आप वैल्यू लोगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग्स एज बी कर दिया, ठीक है। तो बस यहाँ पर न्यू का टाइटल पड़ा रहने दो, इस टाइटल को रिप्लेस करना है तो आपको पता है ना किस तरीके से किया जाता है। मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ, बी ब्लॉग टाइटल, दैट्स इट। बस वैल्यूज रिप्लेस हो जाएगी। अंडू कर देता हूँ बिकॉज आई नो अगर नहीं हटाऊंगा तो एरर आएगी, हमने क्योंकि वहाँ से डेटा कॉल किया नहीं। बस सेव किया, वापस रन कर देता हूँ इसको ताकि एरर ना आए। अभी देखो एक ही ब्लॉग है, क्लियर है ना। बस उसके बाद क्या करना है, href में जाके लिंक चेंज कर देना है। अब href में लिंक कैसे चेंज करोगे, ये रहा हमारा ब्लॉग का राउट हमने बनाया हुआ है। राउट क्या था, सिंगल कोटेशन के अंदर, सॉरी डबल कोटेशन बाहर है, ब्लॉग तो हमारा राउट है। अब ये जो राउट है वो एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है जो कि होगा URL स्लग। तो बी URL स्लग पास करोगे, ना कि बी आईडी हमें पास नहीं करना। मेक श्योर जब कभी भी वेबसाइट पे हमें कुछ पैरामीटर पास करना हो, वेबसाइट मतलब जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम कभी भी आईडीज को पास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सिक्योर चीज़ है। अगर किसी भी यूजर को ये पता चल जाए कि इस रिकॉर्ड की प्राइमरी की ये है, तो मैनिपुलेशन हो सकती है। मतलब हैकर जो लोग हैं ना वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको आईडी पास भी करनी है तो आपको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा। दैट इज वाई आई नेवर सजेस्ट टू पास ए एनक्रिप्टेड वैल्यू एज वेल। SEO फ्रेंडली हमें URL बनाने, SEO फ्रेंडली मतलब ताकि जो गूगल के सर्च में आ सके, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपका ये टाइटल है सैम्पल एंड यूजफुल HTML लेआउट, तो इसका URL स्लग क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग, और ये इसका राउट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। गौर से देखना URL बार को, ठीक है, कुछ इस तरीके का राउट बनेगा। ये HTML को भी ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था। ये इसका राउट बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करके दिखाऊं कहीं पे न्यू विंडो के अंदर, ये इसका फुल URL बनेगा। ब्लॉग वेबसाइट तक तो हमारा बेस URL हो गया, फिर ब्लॉग राउट और ये स्लग वैल्यू, ठीक है, जो कि डायनामिकली आएगी किसके थ्रू, किसकी मदद से, इस की मदद से। क्लियर है, ठीक है। तो हमारा होम पेज इससे क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और अगर यूजर किसी एंकर टैग पे क्लिक करेगा इस वाले पे, तो वो कहाँ रीडायरेक्ट कर जाएगा, ब्लॉग वाले पेज पे, ये वाले पेज पे, ब्लॉग स्लग पे। ये हमने राउट ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो मैं कमेंट भी लिख देता हूँ, सॉरी कमेंट नहीं, स्टेप में लिख देता हूँ। सेकंड स्टेप क्या होगा, राउट टू लोड द ब्लॉग डिटेल पेज, जो कि हमने राउट तो बेसिकली बना ही दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रीड द URL स्लग फ्रॉम पैरामीटर। हमारे पास पैरामीटर में आएगा जो कि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड भी किया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। उसके बाद में क्या करना है, कॉल द ब्लॉग डिटेल बेस्ड ऑन URL स्लग। वेयर क्लोज में क्या करना है, URL स्लग पास करना, ना कि ID, बिकॉज हमारे पास URL में क्या आएगा, स्लग आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक कंडीशन और आती है, एक सिचुएशन और आएगी कि भैया कल को किसी कैटेगरी का नाम या फिर किसी ब्लॉग का टाइटल डिट्टो सेम हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो फिर हमारा URL स्लग रिपीटेड होने लग जाएगा, मतलब डुप्लीकेट हो जाएगा। हाँ, ये केस बनता है। इस केस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक काम तो ये कर सकते हो कि आपका जो ब्लॉग का टाइटल है या फिर कैटेगरी का नाम है उसको पहले से यूनिक कर दो, ठीक है। तो वैलिडेशन लगा दो यूनिक का, ताकि सेम नाम बने ही ना दोबारा। कैटेगरीज के केस में फिर भी कर सकते हो, बट ब्लॉग के टाइटल के केस में जनरली नहीं किया जाता, ठीक है।
तो कैटेगरी को यूनिक कर देना तो उसका यूआरएल स्लग भी यूनिक नहीं बनेगा, सॉरी यूनिक कर दोगे तो यूआरएल स्लग भी हमेशा यूनिक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो वैलिडेशन आप हैंडल कर ही लोगे तो स्लग ही नहीं बनेगा अगर रिपीटिंग कैटेगरी आ गई तो। बट अगर यूआरएल ब्लॉग का जो टाइटल है वो हम यूनिक नहीं कर सकते, समझ गए? तो उस केस में क्या कर सकते हो, एक रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हो। रिकर्सिव फंक्शन वही होता है जो कि खुद को कॉल करता रहता है। तो उस केस में क्या कर सकते हो कि अगर ब्लॉग का टाइटल रिपीट हो रहा है, मतलब आपने यूआरएल स्लग बनाया, उस यूआरएल स्लग को आप चेक कर लो डेटाबेस में कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ठीक है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर एक काउंट प्लस कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये वाला जो स्लग है यूआरएल स्लग, ये एग्जिस्ट करता है। मैं स्टेप में लिख देता हूं, कहां पे लिखूं, मैं ब्लॉग के स्टेप में लिख रहा हूं, कैटेगरी के स्टेप पे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, ये रहा हमारा फंक्शन राउट टू स्टोर द ब्लॉग टाइटल। यहां पे मैं यूनिक स्लग लॉजिक लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं बाद में लिख रहा हूं तो जब ये डॉक्यूमेंट पढ़ो तो कंफ्यूजन में मत रहना। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो में साथ साथ बने रहो और कोशिश करना जिस टाइम पे जो वीडियो जो सेक्शन देख रहे हो, फॉर एग्जांपल कैटेगरी का सेक्शन देख रहे हो या फिर ब्लॉग का सेक्शन देख रहे हो, एडमिन साइड या बैक एंड फ्रंट एंड साइड, उस टाइम पर ही उसी चीज़ को इंप्लीमेंट करना, अदरवाइज कुछ भी हवा नहीं लगेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरी की पूरी वीडियो वन टाइम में देखो, नो। अगर वीडियो स्टार्ट की तो डेटाबेस वाला पार्ट देखा तो इसका मतलब ये कि एट द सेम टाइम आपने डेटाबेस भी बना दिया, माइग्रेशन रन कर दिया। ठीक है, अगर आप एडमिन के अंदर कैटेगरी मॉड्यूल पे आए तो इसका मतलब ये कि आपने ये मॉड्यूल समझा और एट द सेम टाइम इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया कोड में, आई एम सेइंग। ठीक है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा माय डियर। जिस टाइम पे जो चीज़ देख रहे हो उसी टाइम पे वो इंप्लीमेंट भी कर देनी है। क्लियर है? ओके, अब हम वापस चलते हैं, हम यूनिक स्लग लॉजिक को देखते हैं, यूनिक यूआरएल स्लग लॉजिक को। बेसिकली इसके लिए क्या करना है, बेसिकली हमें पहले तो हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट यूआरएल स्लग। ओके, नाउ चेक दिस यूआरएल स्लग इन ब्लॉग टेबल। ठीक है, वेयर क्लोज की क्वेरी लगानी कि अगर ये यूआरएल स्लग एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। इसके लिए क्या करोगे, क्रिएट अ फंक्शन, एक हेल्पर में, हेल्पर का तो नहीं बोलूंगा, उसी कंट्रोलर में नीचे एक फंक्शन बना लेना और दिस कीवर्ड दिस के साथ यूज कर ही सकते हो। ठीक है, क्रिएट अ फंक्शन टू चेक दिस यूआरएल इज दिस यूआरएल स्लग इन ब्लॉग टेबल। ठीक है, इफ यूआरएल exists not exist, for example not exist, then use the same URL slug. But if URL slug exists, यहाँ पे मैंने सिर्फ URL लिखा, exists, then repeat the function, not repeat, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर उस केस में आगे +1 2 3 अपेंड कर देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यूआरएल एग्जिस्ट देन अपेंड द इंक्रीमेंटल नंबर ऑफ द यूआरएल स्लग। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूआरएल स्लग ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूआरएल स्लग 1, यूआरएल स्लग 2, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इससे कहानी समझ गए ना जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, अब वापस नीचे आते हैं हम कहाँ तक पहुँच गए थे, राउट टू लोड द ब्लॉग डिटेल पेज, कॉल द ब्लॉग डिटेल बेस्ड ऑन यूआरएल स्लग। बस उस यूआरएल स्लग के बिहाफ पे वो सारा का सारा क्या आ जाएगा, उस ब्लॉग की डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल्सो कॉल द, चलो नए स्टेप में लिख देते हैं, कॉल the blog comments that are comments with status is equals to active। मतलब वही कमेंट्स हमें लोड करवाने हैं जो कि एक्टिव हो, या फिर कह सकते हैं कि एडमिन की तरफ से अप्रूव्ड हो। ठीक है, विद ऑर्डर बाय इज इक्वल्स टू डिसेंडिंग। ठीक है, फ्रेश कमेंट्स हमेशा ऊपर आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो ब्लॉग की डिटेल आएगी उस डिटेल के बिहाफ पे हम बस लूप चलाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, तो हम इस ब्लॉग के डिटेल पेज पे सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करवा देंगे 1 बाय 1। यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगी। ये हमें दिखाने की जरूरत है नहीं, अगर दिखाना चाहते हो तो ज्वाइन करके लिया ना यूजर टेबल से उसका नाम, डिस्क्रिप्शन दिखा दोगे। यहाँ पे क्या आएगा, कमेंट्स आ जाएंगे जो कि हमने देख ही लिया।
ठीक है, दो चीज़ें और बच रही है, कैटेगरीज और रिलेटेड पोस्ट, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हम कमेंट स्टेप लिख देते हैं, वापस चलते हैं हमारे ब्राउज़र पे, यहीं पे लिख देते हैं कॉल ऑल कैटेगरीज टू डिस्प्ले इन साइड बार। ठीक है, फिर आएगा कॉल 5 फॉर एग्जाम्पल, कॉल 5 रिलेटेड पोस्ट्स बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। मतलब ये कि ये जो साइड बार में रिलेटेड पोस्ट्स आ रही हैं, कहाँ गई, ये रही, रिलेटेड पोस्ट्स वही कैटेगरी की होगी जिस कैटेगरी के अंदर ये आईडीज रिलाई करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारी क्रिएटिव पोस्ट का क्रिएटिव कैटेगरी का ये आर्टिकल है, तो यहाँ पर जो रिलेटेड पोस्ट आएंगी वो या तो क्रिएटिव की होंगी या डिज़ाइन की होगी या फिर बिजनेस की होंगी, और किसी कैटेगरी की नहीं हो सकती। गेटिंग माई पॉइंट? तो सिर्फ और सिर्फ 5 या फिर 10 जितने भी आप कॉल करना चाहो, अभी मैं 5 का ही बोल रहा हूँ, तो 5 कॉल कर लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट, अब इसी पेज के अंदर हमारे सामने है कॉमेंट्स। कॉमेंट किस तरह से पोस्ट होगा वो समझना ध्यान से। अब इसी के अंदर मैं एक ब्लॉग से ही चलते हैं, पहले तो डॉक पे, यहाँ पे मैं राउट बनाऊंगा, राउट टू पोस्ट द कमेंट। ठीक है, फॉर्म फील्ड क्या होंगे वो आपको दिख ही रहा है सामने अपने ब्राउजर पे, कितने फील्ड है, सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल ये नेम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेम, ईमेल, और ये हो जाएगा कमेंट। ईमेल चाहो तो हटा देना क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम ही लिया है, नेम और कमेंट दो ही होंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक jQuery या फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से आपको क्या करना है, इस सबमिट बटन पर क्लिक इवेंट पे एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल करना है जो कि एजेक्स रिक्वेस्ट कॉल करेगा और डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर देगा। क्या क्या पैरामीटर पास करोगे, जाहिर सी बात है ये 2 पैरामीटर तो पास करना ही है, नेम और कमेंट। उसी के साथ साथ इस ब्लॉग की आईडी, जाहिर सी बात है अगर आपके पास सारा ब्लॉग का डेटा आ रहा है तो इस पेज पे ब्लॉग की आईडी भी एक्सेसिबल होगी, तो वो आईडी भी आपको पास करनी है। चाहो तो यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन में डाल देना। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? या फिर जो राउट बनाओगे उसके साथ एक पैरामीटर के तौर पे पास कर देना। क्लियर है? तो एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन इस बटन पे कॉल होगा और फॉर्म की एक सबमिट रिक्वेस्ट पास हो जाएगी और वो उस राउट पर ट्रिगर कर जाएगा। कौन से राउट पे? इस वाले राउट पे, राउट टू पोस्ट द कमेंट। यहाँ पे लिखूँ मैं, चाहो तो चलो लिख देता हूँ, क्रिएट अ JS फंक्शन दैट विल कॉल एजेक्स रिक्वेस्ट। अगर देखो आपको एजेक्स रिक्वेस्ट पता है किस तरीके से कॉल होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा बहुत गूगल कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इस पर भी एक ट्यूटोरियल लेके आऊँ जिसमें हम लारावेल APIs को जावास्क्रिप्ट एजेक्स के थ्रू किस तरीके से कॉल कर सकते हैं वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्रिएट अ JS फंक्शन दैट विल कॉल एजेक्स रिक्वेस्ट ऑन सबमिट बटन ऑफ द कमेंट फॉर्म, दैट्स इट। इसके अंदर पास क्या करोगे, पास द फॉलोइंग फील्ड्स। क्या क्या होंगे, एक तो होगा नेम, दूसरा होगा कमेंट, तीसरा क्या होगा, ब्लॉग की आईडी। बाकी तो क्रिएटेड डेट अपडेटेड आपको पास करने की जरूरत नहीं है, और डिफॉल्ट स्टेटस उसका हम क्या रखेंगे, इनएक्टिव रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा क्या ओपन हो जाएगा, ब्लॉग का, सॉरी ये हमारा ब्लॉग का जो डिटेल पेज है वो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? और ब्लॉग होम पेज तो हमने देख ही लिया। अब बात क्या आती है कि जो हमने ये कैटेगरी पेज बनाए, कैटेगरीज में भी क्या करना है, जिस तरीके से हमने एक, चलो बना ही देते हैं एक राउट। अब बनेगा नेक्स्ट राउट टू लोड कैटेगरी पेज। इसके अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहले तो रीड द कैटेगरी URL स्लग। ठीक है, फ्रॉम पैरामीटर। अब सबसे पहले क्या होगा, URL आपको इस फंक्शन में आपको URL स्लग भी पास करना है, जिस तरीके से हमने इसमें पास किया ब्लॉग की डिटेल में। मैं कोड में जाके दिखा देता हूँ। यार हमारा वेब वाली फाइल हमने क्या बनाया था, पोस्ट का तो बना ही दिया था, ब्लॉग का इस तरीके से आपको एक कैटेगरी का भी बनाना है। फॉर एग्जांपल कैटेगरी, इसमें भी स्लग आएगा और यहाँ पे फंक्शन होगा कैटेगरी, इसका नेम भी हम रख देते हैं कैटेगरी फॉर एग्जांपल। तो बस एक फंक्शन बनेगा कैटेगरी जिसके अंदर हम स्लग रिसीव करेंगे। अब वो स्लग कौन सा होगा, कैटेगरी का स्लग होगा, मेक श्योर। ठीक है, तो हमने क्या किया, URL स्लग रिसीव किया, ओके। उसके बिहाफ पर हम डेटा कॉल करेंगे। नाउ गेट द ID ऑफ कैटेगरी फ्रॉम द URL
बाय यूआरएल स्लग, तो हमें एक डीबी क्वेरी लगानी पड़ेगी। डीबी क्वेरी की मदद से लाओ या फिर किसकी मदद से लाओगे, मॉडल की मदद से लाओ, कोई बात नहीं। वेयर क्लोज में हमें बस यूआरएल स्लग पास करना है, हमारे पास क्या आ जाएगी, कैटेगरी आईडी आ जाएगी। नाउ गेट द कैटेगरी आईडी। नाउ कॉल ऑल द ब्लॉग्स, नाउ कॉल ऑल द ब्लॉग्स बाय कैटेगरी आईडी। अब जब हमारे पास कैटेगरी आईडी आ जाएगी तो उस कैटेगरी आईडी के बिहाफ पे हमें सारे के सारे ब्लॉग्स को कॉल कर लेना है। अब बात यह आती है कि हमारे पास कैटेगरी आईडी तो कहाँ है, हमारे पास कैटेगरी आईडी तो किस टेबल में, हमारे पास कैटेगरी आईडी तो इस टेबल में, ना कि ब्लॉग टेबल में। तो हम किस तरीके से वेयर क्लोज पास करेंगे ब्लॉग के लिए, तो माय डियर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। इन दोनों टेबल्स को हम ज्वाइन करेंगे और वेयर क्लोज किस पे पास करेंगे, इस टेबल के कैटेगरी आईडी कॉलम पर। क्लियर है? ओके, अब ज्वाइन वगैरह किस तरीके से काम कर सकते हैं ये भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। जो मॉडल्स को ज्वाइन करते हैं वो भी बताया हुआ है, और जो नॉर्मल ज्वाइन होता है वो मैंने शायद नहीं बताया था, तो कोई बात नहीं, गूगल पे क्वेरी डालो हाउ ज्वाइन वर्क्स इन लारावेल, बहुत सिंपल सी क्वेरी मिल जाएगी। या फिर चैट जीपीटी है ना, वो तो तुमको पूरा कोड लिख के दे देगा। ठीक है, तो बस इससे क्या होगा हमारे पास, अच्छा हाँ एक चीज़ और, नाउ कॉल द ब्लॉग्स बाय कैटेगरी आईडी एंड स्टेटस क्या होगा, इज इक्वल्स टू एक्टिव। होम पेज वाली कंडीशन नहीं चेक करनी, ऑर्डर बाय लगा देना है, ऑर्डर बाय इज इक्वल्स टू डिसेंडिंग, बस इतना ही है। तो यहां तक इस स्टेप के बाद में लास्ट स्टेप है लोड टू राउट टू लोड द अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट पेज। अब कॉन्टैक्ट पेज में एक आपको फॉर्म मिलेगा जिसकी मदद से क्या होता है, इंक्वायरी सबमिट हो जाती है। आप चाहो तो देखो इस इंक्वायरी को वैसे तो मेल पे ही भेजा जाता है, अगर आपको मेल की फंक्शनैलिटी देखनी है तो लारावेल गूगल पे डाल के सर्च करो हाउ टू परफॉर्म ईमेल, हाउ टू सेंड ईमेल इन लारावेल, या फिर चैट जीपीटी से पूछ लो वो बता देगा। अदरवाइज इस डेटा को सिंपली कहाँ पे स्टोर कर दो, डेटाबेस में स्टोर कर दो, और एडमिन साइड में एक यहाँ पे पेज बना दो कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज करके। तो जितनी भी इंक्वायरीज यहाँ से सबमिट होगी, कहाँ से, कॉन्टैक्ट पेज से, वो सारी की सारी हमने एक टेबल बना लेंगे, जो कि मैंने नहीं बनाई है, वो आपको बनानी है, ऑप्शनल है बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेना, कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज, जितने फील्ड्स हैं वो फील्ड्स बना दो, डेटाबेस यहाँ से स्टोर हो जाएगा, सॉरी टेबल में डेटा यहाँ से इस पेज से स्टोर होगा, और हम लिस्ट कहाँ कर देंगे, एडमिन साइड में कॉन्टैक्ट इंक्वायरीज नाम का एक राउट बनाएंगे, और उस राउट के अंदर सारा का सारा डेटा कॉल करवा देंगे और एक टेबल में शो करवा देंगे। क्लियर है? तो बस इतना सा था हमारा ब्लॉग प्रोजेक्ट। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने लेवल पर चेंज कर लो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब एक चीज़ मैं शायद मैंने बताई नहीं थी, मैंने जब लेआउट सेटअप किया था, यहाँ पर मैंने ऐप के अंदर एक्स्ट्रा ब्लॉग जो है ना, या फिर एडमिन में किया था, आई एम श्योर कहीं तो किया था मैंने, ऐप का नाम चेंज किया था, ये देखो है ना, टाइटल ऐप नेम कॉन्फिग ऐप डॉट नेम। तो यहाँ पर भी मैं इसी को पेस्ट कर दूंगा जो कि फ्रंट एंड वाला राउट है। अब ये कॉन्फिग ऐप डॉट नेम कहाँ से आएगा, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखना टाइटल में क्या आता है, वापस बैक चलते हैं, अभी क्या आ रहा है, ब्लॉग वेबसाइट आ रहा है। अब ये ब्लॉग वेबसाइट कहाँ से आ रहा है, मैंने तो यहाँ पे ये लिखा है ऐप डॉट नेम, तो इसको देखो समझो कहाँ से आ रहा है। ये कॉन्फिग का मतलब ये कि लारावेल कॉन्फिग फोल्डर को टारगेट कर रहा है। तो लारावेल के अंदर कहाँ है कॉन्फिग फोल्डर, ये रहा है, इसके अंदर फाइल कौन सी होगी, ऐप, मतलब हम कीज समझो, कीज कौन सी यूज की, कॉन्फिग, कॉन्फिग का मतलब वो रीड करेगा कॉन्फिग फोल्डर को। अब उसके अंदर हमने क्या लिखा, ऐप डॉट नेम, तो मतलब ये कि वो ऐप वाली फाइल में जाएगा और वहाँ पर नेम नाम की एक की को ढूंढेगा। तो ये रही ऐप वाली फाइल, इसके अंदर सिंपली कुछ नहीं, एक एरे है जो कि रिटर्न हो रहा है। इसके अंदर आते ही वो सबसे पहले क्या सर्च करेगा, नेम, क्योंकि हमने नेम को यूज किया यहाँ पे। तो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर ऐप फाइल के अंदर नेम की एरे के अंदर, तो बस उस नेम के अंदर हमने क्या डिफाइन कर रखा है, ENV की मदद से हम लारावेल वाला जो, सॉरी ENV के अंदर जो ऐप नेम की है उसको रीड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम जाके देखते हैं, ये हमारी ENV फाइल, इसके अंदर ऐप नेम क्या है, वेबसाइट। अगर मैं इसको ये कर दूं फॉर एग्जांपल, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग कर दूं, ब्लॉग ट्यूटोरियल, ठीक है, तो वो वहाँ पे आ जाएगा। रीलोड करते हैं, देखो टाइटल में क्या आ गया, ब्लॉग ट्यूटोरियल। मे बी शायद आपकी स्क्रीन पे ना आए क्योंकि मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, बट मेरी कहानी आप समझ गए जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर लारावेल का जाहिर सी बात है डेटाबेस कनेक्शन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज माइग्रेशन काम नहीं करेगा। ठीक है, अंडू कर देता हूँ वापस में। अब नो डाउट इस प्रोजेक्ट का गिटअप पे डालने लायक कोई कोड है नहीं, मैंने सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी थी आपको, HTML थीम्स आपको आपके साथ शेयर कर दी थी, और प्रोसेस आपके साथ पहले वीडियो में ही शेयर कर दी थी। इस वीडियो के अंदर मैंने जो रिक्वायर्ड स्टेप हैं एक प्रोजेक्ट को बनाने के विद डेटाबेस, वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए।
नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू गोनो कंप्लीट दिस, ठीक है। मेक श्योर अगर ये कंप्लीट कर लेते हो, जितने भी दिनों में करो, कोई रश वाली बात नहीं है कि 1-2 दिन में करना, आराम से करो, चीज़ें समझना ज़रूरी है। मेरी बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो तो लिंक्डइन पर ज़रूर पोस्ट करना, मुझे ज़रूर टैग करना, ठीक है, ताकि मुझे पता तो चले कि हाँ मेरी वीडियो से रियल में बेनिफिट कौन उठा रहा है। मतलब बेनिफिट तो क्या यार, मतलब मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मेरी वीडियो से कोई सीख रहा है तो, राइट। सो अब इस वीडियो में तो बस इतनी ही है कहानी। ये जो डॉक है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रीड ओनली एक्सेस रहेगा ताकि इसको कोई एडिट ना कर पाए, ठीक है। अच्छे से समझ लो, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो या तो कमेंट लिख दो, मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको कमेंट की रिप्लाई में, या फिर मुझे लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हो, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैं अब अवेलेबल हूँ नहीं, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है कोडिंग कलाकार नाम से ही है, उसको चाहो तो फॉलो कर सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए भी मैं छोटी छोटी रील बनाऊँ, वो पोस्ट करूँ जो कि कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो इस वीडियो को तब यहीं पे क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई विदाउट प्रोजेक्ट, बट हाँ हमने एक प्रोजेक्ट का रोड मैप क्या होता है वो देख लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हाथों से कोड करवाऊँ, आपको चीज़ें सीखने को मिले, क्या करना है, कैसे करना है या फिर क्या लॉजिक लगाना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एंड ऑफ द डे कोड आपको ही लिखना है, ठीक है। चलो फिर इस प्रोजेक्ट को यहीं इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।